Okay, good morning, everyone. Again. Now, how many of you are freshers? Totally freshers. Please raise your hands. Okay, most of you. Give me 1 second again. And have you taken guidance from somewhere during this time, apart from your preparation? No, no guidance. क्यों नहीं ली है उसका रीज़न है कि क्यों why didn't you go for any guidance or coaching program or something? Any reason, guys? You have to speak so that this can be an interactive session. Just started. Okay, good enough. From your friend, you are taking guidance. Okay. Another people? कहीं से भी नहीं लिया तुमने से कोई YouTube है या फिर Instagram है या फिर लोग अपने दोस्तों से ही पूछ लेते हैं things like that. You do coaching. Okay, ठीक है. Good enough. चलो, तो we'll start with workshop as many of you are freshers and we'll start with very scratch कि ध्यान क्या रखना है and one step at a time. ऐसे भागा भागी में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज एसएसबी, जिसकी हम बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या, जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है. जैसे हमें पता होता है कि रिटन एग्जाम में ये प्रिपेयर करना है, ये पीवाईक्यूज हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं या फिर ये सिलेबस है हमारा, राइट. उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं ना. एक्चुअली लुकिंग एट द एसएसबी कि एसएसबी है क्या, इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट. बातचीत नहीं यार, है ना. इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है कि इट असेस योर पर्सनालिटी, दो देर आर सम OLQs जिसके बेसिस पे आपको असेस किया जाता है कि ये किसी इंसान में होनी चाहिए. व्हाट आर OLQs? OLQs आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दैट यू शुड पोजेस. बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. राइट. सो इट असेस हु यू आर और उसके तरीके होते हैं. इट कैन बी थ्रू your psych, it can be through your interview, or it can be through your GTU. Different assessment tests are there to assess your personality. बट जो आप रियल में इंसान है वही रिफ्लेक्ट होता है जो भी आप डेली रूटीन में करते हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ली हैं, जो घर में आप काम करते हैं, एवरीथिंग बिल्ड्स योर पर्सनालिटी. तो सिर्फ साइक आपकी पर्सनालिटी नहीं बताता कि मैं स्टोरीज बहुत अच्छी लिख दूंगा तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, नहीं है ना. आप बोलते हो कि मैंने बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी थी मैम, बट दैट डज नॉट डिफाइन योर पर्सनालिटी. मैंने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, बट अगेन दैट डज नॉट डिफाइन योर पर्सनालिटी. सो जब आप पर्सनालिटी को ठीक कर लेते हैं तो आपका साइक, आपका GTU, आपका इंटरव्यू अपने आप ठीक होता चला जाता है. इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी. हम पर्सनालिटी पे काम करना स्टार्ट करेंगे. कैसे काम करना है पर्सनालिटी पे? स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. एवरीवन ऑफ यू प्लीज. काम कैसे करना है पर्सनालिटी में? काम इससे करना है कि हम जो डेली रूटीन है हमारा उसको ठीक करें. जो भी चीजें हम करते हैं, एनी वन ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल तान्या, व्हाट इज योर डेली रूटीन? Ma'am, I wake up early in the morning and I'm doing masters. So I go to college. Then, first of all, in morning, I go for running for about 1 kilometer. And after coming, I do my all the tasks for morning. And then after that, I go for my college. And after coming, I study for these exams. And then, yes, this is. That is all. अच्छा, इसका भी देखो, whenever we are telling something, we should be very specific. कि हम सामने वाले को इतना बता दे रहे हैं कि उसके दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है उसके बाद. आई हैव सम क्रॉस क्वेश्चंस. यू सेड दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कितने बजे? ठीक है. फिर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया उसको अच्छे से. आपने बोला कि मैं उसके बाद मैं MA भी कर रही हूँ तो मैं कॉलेज भी जाती हूँ, बट देन क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं रनिंग के लिए जाती हूँ और फिर बाद में क्या बोलते हैं, कुछ टास्क वगैरह करती हूँ घर के, और फिर बाद में जो भी आपका रूटीन है वो करते हैं. जस्ट अ मिनट.
what to do, what not to do. Let me complete, Praneeth, है ना? I would appreciate if you will, just have some patience, और आप बीच में मेरे को ऐसे मैसेज नहीं करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि मेरा ध्यान जाता है उस तरफ. ओके ओके, गुड इनफ. तो हम जो भी चीजें करेंगे वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे और स्पेसिफिक रहेंगे. व्हेनेवर यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि सर मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो कितने बजे उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ. सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योरसेल्फ फिजिकली फिट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? कोई भी ऐसा ना हो कि मैम मैंने अभी छोड़ रखी है रनिंग, मैं बहुत पहले करता था, मैं अभी स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, पहले मैं पहले स्पोर्ट्स में था, और मैं अभी हॉबीज नहीं परस्यू कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है और मेरी कोई भी हॉबी नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं एसएसबी के लिए प्रिपेयर करता हूँ. दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि हॉबीज डेवलप्स योर पर्सनालिटी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. वो आपको कुछ स्किल्स प्रोवाइड करती है ना? वो आपको कुछ क्रिएटिव स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ लाइफ इंटरपर्सनल स्किल्स है, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू वर्किंग ऑन देम, मेक श्योर दैट यू वर्किंग ऑन योर फिटनेस, मेक श्योर यू आर स्टेइंग अप टू डेट टू योर करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग, कि आप करंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं और घर के जो बाकी काम है वो सारे कर रहे हैं. तो आपका डेली रूटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फिक्स करना है. ट्राई डूइंग दैट. कुछ क्वालिटीज़ हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं जब आप कभी भी एसएसबी के लिए स्टार्ट करते हैं, एज फ्रेशर्स भी अगर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो या फिर एज रिपीटर्स भी स्टार्ट कर रहे हो. कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एकदम आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जो होनी ही होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ देम इज कम्युनिकेशन स्किल. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आपको हमेशा चाहिए ये. स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्क्रीनिंग टेस्ट, कि आप जब स्टेज 1 में जाते हैं, आप पीपीटी में जाते हैं, आप नरेशन करते हैं, आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, देन यू विल require your communication skills in your interview also, personal interview. Then you will require your communication skills in your GTO also, जहाँ पे आप GD बोलते हैं या लेक्चरेट में पार्टिसिपेट, GD में पार्टिसिपेट करते हैं या लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करते हैं, GP वगैरह, एवरीवेयर यू विल नीड योर कम्युनिकेशन स्किल्स. वाई इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि हम कितने भी अच्छे इंसान, मैं बहुत एक परफेक्ट इंसान हूँ एसएसबी के लिए, है ना? हो सकता है कि मैं मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, बट इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कि मैं सामने वाले को बता ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे दिमाग में क्या है या मैं कैसा इंसान हूँ, मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, नॉट एबल टू डिलीवर माई थॉट्स, तो वो तो फिर यूजलेस हो गए ना, उनका तो कोई काम नहीं है, फिर मेरे अंदर ही है, वो मुझे ही पता है, बस सामने वाले को नहीं पता है. और वो सामने वाला अंतर्यामी है नहीं कि वो पता कर लेगा कि अच्छा नहीं है तो अच्छा इंसान लग रहा है मुझे, है ना? सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू प्रेजेंट योर थॉट्स और प्रेजेंट योर सेल्फ नाइसली. फॉर दैट यू विल रिक्वायर कम्युनिकेशन स्किल्स. हाउ मेनी ऑफ यू believe that you lack in communication skills? ये वाले हैंड डाउन कर लो. So half of you think that you lack in communication skills. जब हमें पता है तो why are you guys not improving? And if you are improving, what are you doing to improve the? Anyone? Give presentations in class, or actively participating in any group discussions. Like Okay. that, try to. Ma'am, listening as much as possible from the YouTube videos, English speeches, and trying to speak in the evening by the reading editorial. Reading newspapers. Okay. कुछ एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए. एनडीए वाले जो बच्चे हैं, जब आप एनडीए चले जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी यंग, तो कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ लैक करती हैं. सो दे हैव दिस रूटीन जहाँ पे यू रीड न्यूज़पेपर्स अलाउड, राइट? कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड दैट यू शुड इनकलकेट इन योर डेली रूटीन ऑल्सो. रीड अलाउड. जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको ज़ोर से बोल के पढ़ रहे हैं. क्या अच्छी चीज़ है उसमें कि आप प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा काम कर पाते हैं, राइट? एंड यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन वर्क ऑन इंटोनेशन, कि आपकी टोन ऑफ सेंटेंस कैसी रहेगी. यू कैन वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन ऑल्सो, और साथ साथ में आपकी पढ़ाई होती जा रही है. और अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपकी वोकैब भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कि आपके पास वर्ड्स होते हैं अच्छे अच्छे. अ वेल रेड पर्सन इज अ वेल स्पोकन पर्सन ऑल्सो. ऑलवेज रिमेंबर. तो हमेशा रीड एज मच एज यू कैन. एसएसबी के लिए इससे अच्छी टिप नहीं है. जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जानेंगे, और जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा
बोलने में आसानी होगी, अवेयरनेस ज़्यादा है आपकी, राइट? आपकी स्टोरीज भी उतनी अच्छी आएंगी जितना आप वेल रेड है. सो रीड एज मच एज यू कैन, एंड व्हेन यू आर रीडिंग, रीड अलाउड. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन. जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ने बोला कि वो प्रेजेंटेशंस देते हैं या आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, यू कैन इनफैक्ट प्रैक्टिस लेक्चरेट फर्स्ट. कि आप सिंपल चीज़ों पे लेक्चरेट देना स्टार्ट करें. फ़ायदा क्या है कि मुझे लेक्चरेट की प्रैक्टिस हो रही है, मेरे टॉपिक प्रिपेयर हो रहे हैं, मेरी जनरल नॉलेज बढ़ रही है, मुझे बोलना आ रहा है, और ऊपर से मेरी कम्युनिकेशन वगैरह की प्रैक्टिस हो जा रही है, राइट? वेन एवर वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी मीडिया आप कंज्यूम कर रहे हैं, रीडिंग मटेरियल है, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, मूवीज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, वेब सीरीज़ हैं, दैट शुड बी इन इंग्लिश. ठीक है? वेन एवर यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, दैट शुड बी इन इंग्लिश. कि आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो पूरा आपको इंग्लिश बेस्ड बना लेना है, कि सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा है वहाँ पे, कि आप बोल भी इंग्लिश में रहे हैं, सुन भी इंग्लिश में रहे हैं, आप पढ़ भी इंग्लिश में रहे हैं, इनफैक्ट यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश आफ्टर सम टाइम. तो वो धीरे धीरे आप इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के कि आपको आ जाता है. वट एवर योर मदर टंग इज, आपको किसने सिखाई है जिसमें आप बहुत फ्लुएंट है? किसी ने नहीं सिखाई होगी. शायद आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही वैसा रहा होगा कि आपने बचपन से ही आपको वैसा ही सुना है, आपने वैसा ही देखा है, आपने बोलना सीखा है, राइट? सो इट इज दैट व्हेन यू आर हैबिचुअल ऑफ समथिंग, यू गेट ऑन टू इट क्विकली. सेकंड इज रीजनिंग. जो भी इंसान एसएसबी में जा रहा है उसको रीजनेबल होना चाहिए, है ना? इस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. बहुत एबिलिटी है और ये नॉन ट्रेनेबल है. ये बताता है कि इंसान कितना मेच्योर है, कि जो भी आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, क्या वो रीजनेबल है? क्या आप सोचते हैं बोलने से पहले? क्या आप करने से पहले सोचते हैं कि मैम मेरे मुंह से निकल गया, मैंने ऐसे ही बोल दिया, है ना? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, फिर मैं फँस गया, फिर मैंने इंटरव्यू में ऐसा बोल दिया. व्हाई? बिकॉज़ यू डिड नॉट रीज़न इट इनफ. आपने सोचा नहीं उसको. आपने रीज़न नहीं किया तो मैं थीम नहीं निकाल पाया मैम. क्यों? क्योंकि मैंने पिक्चर देखी और स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी. मैंने रीज़न नहीं किया उसको. व्हाटएवर आई वाज़ डूइंग इन पीजीटी, कि मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं रीज़न नहीं कर पा रहा था. आप सोच नहीं पा रहे हो उसको. सो वेन एवर यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, आपका दिमाग जो है वो तभी रिस्पॉन्ड करता है व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस टू इट, कि भाई वाई, व्हाट, हाउ. जब तक आप पिक्चर देख रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसे कि थीम क्या लिखूं, थीम क्या लिखूं, इस पे एक्शंस क्या लिखूंगा, तो वो आपको आंसर्स नहीं देगा. बट व्हेन यू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू योर माइंड, कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो आपको आंसर देगा कि ये कर रहे हैं. फिर आपको ये क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको आंसर देगा कि इसलिए कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं. सो आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू योर माइंड टू इंक्रीज योर रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है? जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो रीजनिंग बेस्ड होता है, कि ये क्यों किया, नाम ये क्यों है, 10th में इतने मार्क्स क्यों हैं, 12th में कम क्यों हो गए हैं, ये स्ट्रीम क्यों चूज कर ली है, पीसीएम ही क्यों ले लिया है, ये वाला स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो, एनसीसी क्यों नहीं किया, आर्मी क्यों ज्वाइन करना है, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना है. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट क्यों, है ना? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसने क्या चीजें क्यों की है या क्यों करना चाहता है, तो वो तो एमलेसली चले जा रहा है लाइफ में, राइट? सो रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द 3 टास्क जो भी आपके एसएसबी में आता है, एंड इन लाइफ. दैट मेक्स यू अ मैच्योर पर्सन. कि जो भी आप चीजें बोलो, लोग कन्विंस ज्यादा होंगे, ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी बढ़ती है आपकी, राइट? आप परसुएट ज्यादा कर पाते हैं लोगों को. सो रीजनिंग शुड बी देयर. अब कितनों को लगता है कि उनकी रीजनिंग में दिक्कत है? स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, आई एम टॉकिंग टू टाइल्स. नहीं लगता ना तुम्हें? चलो ये बात तो लगता है तुम्हें, कुछ लोगों को लगता है. क्या करना है इंक्रीज करने के लिए? ज्यादा कुछ नहीं करना. अपना पीआईक्यू उठाओ, ठीक है? उसमें से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि ये क्यों कर लिया मैंने. अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करो कि यही हॉबी क्यों परस्यू करता हूँ मैं, मेरा नाम यही क्यों है, मैंने यही स्कूल क्यों चूज की, मैंने यही करियर क्यों चूज किया है. सो वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ. एवरीथिंग दैट यू डू क्वेश्चनिंग, कि अभी तक मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैंने क्यों आर्म फोर्सेज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, अगर मुझे कोई एग्जाम मेरे क्लियर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुआ है. तो दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर. तो लाइफ में क्वेश्चन करना स्टार्ट करो. थर्ड इज कॉन्फिडेंस. आपने एक लाइन बहुत बार सुनी होगी जो कॉन्फ्रेंस आउट होंगे, कि यू कैन बी अ गुड कैंडिडेट, है ना, यू कैन बी अ वेरी गुड पर्सन बट नॉट सूटेबल फॉर द आर्म फोर्सेस. सुना होगा आपने बहुत बार कि आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं बट अभी के लिए आप सूटेबल नहीं है, आप अपने आप को रिफाइन करके आ सकते हैं दोबारा. ये कॉन्फ्रेंस आउट के टाइम बोलता है वो, ऐसे कंक्लूडिंग स्पीच जो होता है. कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे सहमे सहमे से रहते हैं और उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा भी रहता है कि मैम मुझे लगता है कि मेरी तैयारी ना उतनी है नहीं, मैं और कर सकता था. वो दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर प्रिपरेशन, विच इज अ गुड थिंग. कि आप
you are striving to be better or to be perfect in that, but be confident in yourself कि हाँ यार जितना है अच्छा ही करूँगा मैं, because it is about personality, it is not about more of knowledge कि किसको ज़्यादा पता है, किसने ज़्यादा करंट अफेयर्स रट लिए हैं, किसने ज़्यादा न्यूज़ रट लिए हैं, किसने ज़्यादा लेक्चरेट्स प्रिपेयर कर लिए हैं. It is about personality all and all. तो जब कॉन्फिडेंस लैक करता है आपका, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन चली जाती है. ठीक है, तो ध्यान रखना कि यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, और कभी भी नेवर स्पीक नेगेटिव ऑफ योर सेल्फ. कभी नहीं बोलना कि मुझसे ये नहीं हो रहा है. अभी किसी ने बोला था कि आई एम ट्राइंग टू डू दिस. ट्राई वाला वर्ड अपनी जिंदगी से हटा दो. जस्ट से दैट आई एम डूइंग दिस एंड आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट. ठीक है, समझ आया? डन डन. तो कभी भी अपने बारे में गलत गलत नहीं बोलना है. बी अफर्मेटिव. जितना ज्यादा हम अफर्मेटिव रहेंगे कि कर लूंगा यार, कोई बात नहीं, ये खराब है, इम्प्रूव कर लूंगा, मैं कर रहा हूँ इम्प्रूव, काम कर रहा हूँ इस पे. तो जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसको नो समवेयर इनसाइड कि नहीं नहीं यार मैं कर तो रहा हूँ काम, मैं हूँ उसके लायक. ठीक है, स्विच ऑन योर कैमरास अगेन. अभिषेक, विशाल, इजहान, हृदय, तान्या एंड कामिनी. स्विच ऑन योर कैमरास प्लीज, क्योंकि आप लोग मेरी स्क्रीन पे हैं, वो खाली खाली दिख रही है. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कामिनी आएंगे वीकनेसेस पे, दैट इज एन इंटरव्यू. ये मैं सिर्फ आपको ब्रीफ बता रही हूँ ऑफ SSB, विच इज इम्पोर्टेंट टू नो, बिकॉज हम लोग यही दिक्कत है कि हम लोग आंसर्स ढूंढते रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वीकनेस में क्या बताऊं, फ्रेंड की वीकनेस में क्या बताऊं, मेरी स्ट्रेंथ में क्या बताऊं. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज टू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी. द पॉइंट इज टू इम्प्रूव सम क्वालिटीज इन यू. ठीक है, सो प्लीज उस पर फोकस करेंगे. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है, वो अपने घर में रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने स्कूल में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वो एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड सर्किल में, मतलब फ्रेंड सर्किल में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वो अपने वर्क प्लेस पे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वो एक सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल इंसान है, मतलब हर जगह वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है. आपके PIQ में एक कॉलम भी है उस चीज का, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आपने क्या जिम्मेदारियां ली हैं अभी तक. राइट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ इजहान. क्या जिम्मेदारियां ली है अभी तक, और फिर आप बोलते हो कि सर अभी तक, तो उसमें 2 लिखी होती है कुछ लोगों ने, या 1 ही लिखी होती है, क्लास मॉनिटर. अगर आपने अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली हैं एंड यू आर अज्यूमिंग कि कोई इंसान आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देगा, और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैं तो देखो लीडर ही बना रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ लीडरशिप पोजिशन या एन कमांडिंग पोजिशन, जो भी जहां भी आप रहेंगे इन फ्यूचर, दैट इज अ बिट अब्सर्ड. क्योंकि अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी को हायर कर रहे हो और आपको चाहिए कि ये लीडरशिप रोल है, तो आप उसको पूछेंगे ना कि यार तुमने पिछले लीडरशिप रोल कौन से किए हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जा रहे हैं, वो भी आपसे वर्क एक्सपीरियंस में यही पूछते हैं आपने क्या क्या हैंडल किया है. तो आपने अगर कुछ हैंडल नहीं किया है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ. सो मेक श्योर यू हैव इनफ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ, कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ ये नहीं होती है कि मैं क्लास मॉनिटर था, मैं हेड बॉय था. रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी होती है जो आप घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, कि मैम घर में जितने भी फंक्शन होते हैं वो मैं कराता हूँ. मेरी सोसाइटी में मैंने प्लांटेशन ड्राइव करवाया था, या एक बार मैंने ब्लड डोनेशन कैंप कराया था, या फिर मैं एक NGO का पार्ट हूँ, वहां पे मैंने कुछ कराया था. सो वट एवर यू आर डूइंग in every domain of your life, those are responsibilities, और वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, और काफी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको लाइफ में. Those of you who are in college or school right now, try to participate in more things, try to take up more responsibilities. Those of you are out of college, आप अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं. जो कहीं नहीं है, प्रिपरेशन वाली फेज में है, तो आप अपने घर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, आप NGOs वगैरह में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, इफ यू लैक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर PIQ. समझ आया? और लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट पे चलते हैं. बताती हूँ सर. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आर मोस्टली सेम. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ कुछ वो भी होती हैं जो आपके डिफॉल्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी ये है कि आपको ऑफिस में कोई काम दे दिया, ड्यूटी ये है कि आप हेड बॉय हैं और आपको उसके हिसाब से कुछ काम करना है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको माँ बाप की सेवा करनी है, ठीक है, आपको घर के कामों का ध्यान रखना है.
तो वो बाय डिफॉल्ट है, वो कोई आके आपको बता नहीं रहा है कि आपको ये करना है, राइट? आप हेड बॉय होने के नाते कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको कोई बता रहा है कि तुम्हें ये करना है, दैट इज योर ड्यूटी, ठीक है? तो सिमिलर है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें खुद से भी रियलाइज होता है कि यार मुझे करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है इन योर पर्सनल लाइफ, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि आप वहाँ जाके सर मेरे को आप एक बार रेकमेंड कर दो, उसके बाद मैं देखो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता हूँ, नहीं, ठीक है? जो ये आप बाहर काम नहीं कर रहा है वो अंदर भी नहीं करने वाला है। सो नेक्स्ट इज लाइवलीनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइवलीनेस होता क्या है? इफ आई आस्क समवन, बैच वाले बच्चे नहीं बताएंगे। Ma'am, liveliness is mental presence and mental, the attitude to live in the moment. ओके, जीवंतता। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? Being in a present moment, you live just, living ओके, every अंडरस्टूड। small moment of our life। देखो, 2 चीज़ें होती हैं लाइवलीनेस की। एक तो जिसको ज़िंदा दिल इंसान बोलते हैं, खुशनुमा, है ना? हँसमुख इंसान, कि लाइवली इंसान है और अच्छा लगता है आस-पास रहने में। तो दैट इज़ लाइवलीनेस, कि आप एकदम मतलब प्रेज़ेंट इन द मोमेंट भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। बट राइट नाउ हम कोई दुखी दिख रहे हैं क्या सब के सब? 55 ऑफ अस, कोई दुखी है नहीं, सब अच्छे ही हैं। वी आर ऑल प्रेज़ेंट इन द मोमेंट, वी आर ऑल लाइवली, तो हम क्या सब में लाइवलीनेस है? नहीं। लाइवलीनेस टेस्ट कहाँ होती है? टेस्ट वहाँ होती है जहाँ पे मैं आपको अंडर प्रेशर रख दूँ। फिर मैं देखूंगी कितने लोग लाइवली हैं, कितने लोग जो हैं उनका चेहरा नहीं उतर रहा है, कितने लोग हैं जिनको मैं ग्रिल करूं उसके बाद भी वो थोड़ा सा ऐसे स्माइली कर रहे हैं। सो इट इज टेस्टेड अंडर प्रेशर, कि आप कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लमैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक सिचुएशंस भी होती हैं। डायनामिक सिचुएशन जो एकदम से क्रिएट हो जाती है ना, अभी तक नहीं था, अभी मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया, डायनामिक सिचुएशन है, राइट? कभी कभी आपको इंटरव्यूअर ग्रिल करता है और फिर आपका चेहरा उतर जाता है कि अरे यार ये तो मुझे ग्रिल कर रहा है। लाइवलीनेस की कमी है, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन। तो लाइवली रहना बहुत जरूरी है। इसी यही आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी देता है लाइफ में, है ना? एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक से देखता हूँ लाइफ को, मैं बहुत, मेरा अंदर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट एट द अदर एंड, ऑन द अदर हैंड, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस आते ही मेरा चेहरा उतर जाता है कि अरे ये तो नहीं आता है। जीके का क्वेश्चन पूछने मेरा चेहरा उतर जाता है कि ये तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, राइट? सो दैट यू विल हैव टू हैंडल। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्लास में। नेक्स्ट इज गुड मैनर्स। ऑल एंड ऑल यू शुड बी अ वेल मैनर्ड चाइल्ड, है ना? वेल मैनर्ड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कंडक्ट करना नहीं जानते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं वो आपके अंदर नहीं है, वो सब होने चाहिए, है ना? उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू शुड बी अ गुड बॉय, गुड गर्ल इमेज ऑलवेज लाइफ में तो रखना ही है। बट अगर आप थोड़े से चंचल हैं तो एटलीस्ट एसएसबी में आप एक गुड बॉय गुड गर्ल इमेज रख सकते हैं, कि आपके पास, है ना, अच्छे अच्छे से कंडक्ट करना है अपने आप को। समझ आया? डन? आगे चलें। तो ये क्वालिटीज हैं जो आपके काम आते हैं। ये 6 ऑफ देम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ये अगर आपके अंदर है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? चैट में क्या चल रहा है? वी आर इन पास्ट एंड हाउ वी आर नाउ। हाँ, अब डिपेंड करता है। ये जो है ना कि मैं पहले तो इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, तो ये आपकी ट्रेनेबिलिटी दिखाता है। यही है जिसके बेसिस पे आप एसएसबी होते हैं, कि आपकी ट्रेनेबिलिटी कितनी है, कि लेवल ऑफ ट्रेनिंग कितना है। कि ये नहीं फर्क पड़ता है कि इंसान एक इंसान है, आप दोनों सेम लेवल पे हैं, कि ये भी इसी लेवल का इंसान है, वो सारी क्वालिटीज उसमें, ये भी दूसरा इंसान बी है, वो भी इसी लेवल का है, बट ये वाला यहाँ से आया है, ये वाला यहीं से आया है, तो इसने ज्यादा मेहनत की नहीं है, तो ये आगे भी नहीं करेगा, ठीक है? इसने थोड़ी मेहनत की है, बट इसने बहुत मेहनत की, इसकी ट्रेनेबिलिटी बहुत है, इसको मैं ट्रेन करूँ तो ये और आगे तक जा सकता है। तो आपकी ट्रेनेबिलिटी बहुत मैटर करती है। ये आपके इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि कैंडिडेट का कितना ट्रेनेबिलिटी है। वो जो तुम बोल रहे हो कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा था, यस, दैट गिव्स ट्रेनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ओके, और क्या है? आप अपने डाउट्स लिख के रख लो दोस्तों यहाँ पे। I led a team of hackathon. Will it count? Yes. Being light everywhere, even in pressurized situations. Yes. Next पे चलता है। अब हम आते हैं तुम्हारी 5-day SSB जर्नी पे, कि होता क्या है 5 दिन में, क्या होता है। तो डू यू हैव सम क्वेश्चंस गाइस? क्वेश्चंस के लिए है क्या ये हैंड रेस?
ये हैंड रेज क्वेश्चंस के लिए है दोस्तों। अभी हम 5 दिन क्या करेंगे ना कि आज हम ओवरव्यू कवर कर रहे हैं पूरे एसएसबी का, और हम पीपीडीटी कवर करेंगे, एंड सेकंड इज हम साइक कवर करेंगे, थर्ड इज इंटरव्यू। जो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस है ना कि मैं वीकनेस में क्या लिखूं, मेरा गैप ईयर है तो मैं क्या करूं, ये हम उस टाइम करेंगे। दिक्कत ये है कि तुम आगे भागते हो, आगे भागने में दिक्कत है दोस्तों। तुम्हें पता है कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आता है। देखा है तुमने कबूतर का घोंसला? नहीं नहीं। नहीं देखा है? वो सिर्फ तिनके रखता है ऐसे ना, ऐसे गंदे से तरीके से एक के ऊपर एक तिनके रख देता है। एंड देयर इज अ फेमस स्टोरी बिहाइंड इट कि वो ऐसे दूसरे पक्षियों के पास जाता है, फिर वो बोलता है कि प्लीज मुझे घोंसला बनाना सिखाओ। तो वो चिड़िया उसको बोलती है कि हाँ सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अगले दिन जाता है और वो उसको बोलती है कि चलो एक तिनका रखो, वो इतना आता है मुझे, आगे बता। तो वो बोलता है अब दूसरा तिनका रखो, बोलते ये भी आता है, आगे इतना कर लेता हूँ मैं। तो जब तो आगे भागता है कोई इंसान तो उसको घोंसला बनाना फिर नहीं आता, राइट? सो वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, एक एक करके चलना है, ठीक है? ओके, योर 5 डे एसएसबी जर्नी में क्या होता है, जो भी फ्रेशर है उनके लिए ये, एज मेनी ऑफ यू आर फ्रेशर्स, पहला दिन जो होता है आपका वो स्टेज 1 का। Ma'am, I have a question. I'm sorry for interrupt. हाँ इजहान। Ma'am, in the previous session you said in the logical reasoning you said कि you find why of your lives, right? Ma'am, to be honest, I couldn't find the why why I got less marks in my 12th exam because I just wasted it honestly on the football. I couldn't even be more productive in football. I could not get any medal. I was just scrolling and wasting my days, and then I prepared for the last 30 days and got some marks. So I couldn't possibly find myself in a position where I can genuinely explain that why I got less marks since I was not indulged in any productivity. So I just wasted it. How can I justify this? I could not find तुम्हारे any solution except of lying. तुम्हारे पास वाई तो है ही। वाई वाई यू सेइंग कि मेरे पास कोई वाई नहीं है? वाई तो है तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हें पता है कि तुमने वेस्ट किया, दैट इज योर वाई। Ma'am, I found myself in a position where this why might get me rejected from there. नहीं नहीं, बिकॉज 12th में यू अभी यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन एंट्री, राइट? Ma'am, I just passed 12th this last year. एनडीए एंट्री के लिए जा रहे हो तुम? ओह, एंड दैट इज एन इशू। हाँ, तो फिर तो तुम्हें रिसेंट है। सो हाउ मच हैव यू स्कोर्ड? Ma'am, I scored 64%. 64%। दैट विल टॉक अबाउट इन इंटरव्यू। इसके पूरा जहाँ पे हमारे पास वाई नहीं होता है और फिर ऐसा वाई है जिसको हम बता नहीं सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर। Thank you, ma'am. Thank you so much. अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Thank you, ma'am. देयर आर 2 स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफ योर एसएसबी। स्टेज 1 में क्या होता है, स्क्रीनिंग का स्टेज होता है, कि जो आपका पहला दिन है उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, और 30% जो है उसके बाद क्वालिफाई होके ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स रहता है 30% एवरेज सा, वो स्टेज 2 में जाते हैं, और बाकी के जो है वो घर चले जाते हैं। तो स्टेज 2 में क्या होता है, आपके अलग से साइकोलॉजी, जीटी और इंटरव्यू और फिर कॉन्फ्रेंस होता है। स्टेज 1 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टेज 1 में क्या क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है जिसमें ओआईआर टेस्ट और पीपीडीटी होता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिर आप पहले या दूसरे दिन ही, पहले दिन रात को जब आप स्क्रीनिंग देके खत्म होते हैं, ये कभी कभी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपका साइक टेस्ट होता है। फिर साइक वाले दिन, सेकंड डे, थर्ड डे या फोर्थ डे, किसी भी 2 दिन आपका जीटीओ हो सकता है। जीटीओ के 2 डे होता है, 2 डेज। तो जीटीओ डे 1, जीटीओ डे 2, तो किसी भी दिन, थर्ड या फोर्थ दिन भी हो सकता है, सेकंड या थर्ड दिन भी हो सकता है। इंटरव्यू अगेन किसी भी दिन हो सकता है, या सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे, जब भी आपका चेस्ट नंबर अलॉट हो जाए, और ये 1-on-1 इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंस, जो एंड में होता है, 5th डे ऑफ द एसएसबी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, स्क्रीनिंग। स्टेज 1, उसमें एक पार्ट होता है ओआईआर टेस्ट, एक होता है पीपीएनडीटी। ओआईआर का मतलब क्या होता है, एनी वन ऑफ यू? Officer Intelligence Rating Test. ऑफिसर्स इंटेलिजेंस लिस्टिंग टेस्ट, ठीक है। तो आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यहाँ पे, कि आप अच्छे से रीजन कर पा रहे हैं चीज़ों को। बेसिक रीजनिंग वाले होते हैं, और कौन कौन सी रीजनिंग होती है, एक होती है इसमें वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग।
ठीक है, आपको OIR के सेट्स बहुत ज़्यादा इधर-उधर मिल जाएँगे, तो इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस, है ना? ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो रीज़निंग पढ़ सकते हैं। जो रिटन एग्ज़ाम्स के टीचर हैं, वो वर्बल और नॉन वर्बल रीज़निंग पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ा सकते हैं, राइट? इतना हार्ड नहीं होता है कि आपको पढ़ना पड़े, कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका एक ही फंडा है, एक बार आप अटेम्प्ट करके देखो, जो भी आप मॉक दे के देखो घर पे, आपको लगता है कि यार ये बहुत ईज़ी है, यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस इट फर्दर, है ना? उसके बाद इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा-सा मुझे हार्ड पड़ रहा है, तो हम थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं ताकि हम उस रूटीन में रहें, राइट? अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, इसको आप जैसे आप वो अटेम्प्ट करते हैं ना अपना रिटन एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। रिटन एग्जाम अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है तुम लोगों का? OMR फिलिंग करते हैं हम। अरे नहीं, मैम इजी वाले पहले। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको करते जाओ, जो थोड़ा हार्ड है उसको बाद के लिए, अब टाइम बच रहा है तो उसको दोबारा करके सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे मान लो एक OIR का 2 बुकलेट मिलती है आपको, एक वर्बल की होती है, एक नॉन वर्बल की होती है। उसमें ज़्यादा वर्बल होता है, एक में ज़्यादा नॉन वर्बल होता है, वैसे दोनों में दोनों ही होते हैं। तो मान लो उसमें 60 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 30 मिनट्स मिलेगी उसमें, ठीक है? अप्रॉक्स 25 टू 30 मिनट्स देते हैं आपको, तो ज़्यादा एडेक्वेट टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बट हम वेस्ट नहीं करेंगे अपने टाइम को। आप एक बार में उसको जस्ट गो थ्रू दैट, जो आ रहा है वो कर लो, फिर एक बार दोबारा जाओ कि अच्छा ये वाले रह गए थे, फिर उसमें से जो ईजी है वो कर लो, फिर तीसरी बार में जो एकदम हार्ड है वो करेंगे, वो नहीं आ रहे तो उनके तुक्के मार देंगे, ठीक है? समझ आया? तो इजी इजी करके और फिर ऐसा करके। OIR कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, कोई बोलता है ना कि मेरा OIR 1 आया है, मेरा OIR 2 आया है, तो OIR 1 क्या होता है? अबव देन 90%, कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। ये होता है 80 टू 90% के बीच में, ये होता है 70 टू 80% के बीच में, ये 60 टू 70% के बीच में, ये लेस देन 60 फिर रहता है। आपको यहाँ फॉल करना है ऑलवेज। यहाँ कभी-कभी चल जाता है काम, बट अगर आप यहाँ, क्योंकि मोस्टली 90% अबव ही होते हैं, मोस्टली OIR 1 ही होते हैं। जो OIR 2 या 3 होते हैं, उनके चांसेस तभी हैं स्क्रीनिंग होने के जब आप यहाँ कुछ उखाड़ रहे हैं PPDT में, ठीक है? सो इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? तो ये बेसिकली आपका सिर्फ रीजनिंग बेस्ड है। प्रैक्टिस करो, पढ़ो किसी टीचर से, नहीं आ रहा है तो देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, टाइमर सेट लगा के प्रैक्टिस करो कि मैं टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज PP एंड DT। PP एंड DT में होता क्या है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है? यू सी दैट पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स, आप 30 सेकेंड के लिए उसको देखते हैं और 30 सेकेंड में उसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट कम्स योर स्टोरी राइटिंग, फिर 4 मिनट में आप उस पर स्टोरी लिखते हैं। एक 1 मिनट और भी होता है यहाँ पे, जहाँ पे आप कैरेक्टर्स मार्क करते हैं और एक्शन लिखते हैं, दैट आई विल टेल यू। फिर 4 मिनट होता है, तो ऑल एंड ऑल ये होता है 5 मिनट 30 सेकेंड्स का। फिर आप अपनी स्टोरी जो है उसको एक ग्रुप में बैठ जाते हैं आप, एक सेमी सर्कल में, ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स आर देयर। फिर एक एक इंसान अपनी अपनी स्टोरी नरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल नरेशन, और वो ग्रुप को सुनाता है कि मैंने तो ये लिखी है, ठीक है? फिर सबको अपनी अपनी स्टोरी सुनाता है, फिर सब लोग डिस्कस करते हैं कि एक कॉमन स्टोरी के लिए, टू गेट ऑन अ कॉमन स्टोरी, सब लोग डिस्कस करके कॉमन स्टोरी पे आते हैं, ठीक है? और फिर कोई एक आदमी कॉमन स्टोरी सुना देता है और फिर वो आपका PPDT का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसका असेसमेंट किस बेसिस पे होता है? इसका असेसमेंट इस बेसिस पे होता है, पहली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा होता है आपका GD जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है बट थोड़ा सा कम, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपका जो आपके SSS रहते हैं उनके पास एक ऐसी शीट रहती है, उसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ये चीज़ें होती हैं कि जैसे 1 2 3 4 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल नरेशन लिखा हुआ है, तो उसमें आपके कंटेंट क्या है, कि आपकी स्टोरी कैसी है, आपके एक्शंस कैसे हैं, फिर द वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, फिर उसके हिसाब से आप उसको रेट करते हैं। फिर दूसरा GD का होता है कि आपका जो ग्रुप बिहेवियर है वो कैसा था, इंगेजमेंट विद द ग्रुप है वो कैसा था, आपका स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल इंटरेक्शंस बोलते हैं उनको, स्पेशल इंटरेक्शंस कैसे थे। तो ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ लिखी होती है और उसमें वो टिक करता रहता है कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नॉर्मल है, ये ठीक है।
और तीनों असेसर जो हैं वो आपको फिर रेटिंग देते हैं कि कोई बोलता है 3 तरह की रेटिंग होती है। एक तो ये कि पक्का-पक्का हाँ है मेरी तरफ से कि हाँ, मेरी तरफ से जा सकता है। एक होता है कि नहीं मेरी तरफ से पक्का-पक्का ना है, मेरी तरफ से नहीं जा सकता। एक होता है कि डाउटफुल है कि मतलब ठीक ही लग रहा है, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई बहुत ही क्रेज़ी तो किया नहीं है इसने। तो यहाँ पे हमारा ओआईआर काम आता है कि एक इंसान है जो तीनों में डाउटफुल है, ठीक है? तीनों ने उसको बोला है कि ठीक, ठीक, ठीक ही है, बट उसका ओआईआर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे द OIR विल हेल्प यू टू ओवरकम अदर पार्टिसिपेंट्स या अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कि तीनों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तीनों का ही डाउटफुल है, तीनों असेसर की तरफ से डाउटफुल है, बट उनका OIR इतना अच्छा नहीं है जितना तुम्हारा है। सो यू विल बी प्रिफर्ड ओवर अदर कैंडिडेट्स। वहां पे आपका OIR हेल्प करता है जब किसी के साथ आप टाई कर जाते हैं। अगर आप OIR में टाई कर रहे हैं तो PPDT में अच्छा करो। फिर समझ आया क्या? मैं तीनों से यस 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 ले लूँ या एटलीस्ट 2 से यस ले लूँ और 1 से डाउटफुल ले लूँ, ठीक है? सो दैट इज हाउ इट इज असेस्ड एंड दैट इज हाउ योर OIR फेवर्स योर स्क्रीनिंग। तो पहली चीज है नरेशन। नरेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट थिंग इज योर नरेशन नहीं, पहले स्टोरी पे आता है। एक स्टोरी दिखाई जाती है आपको, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो जितना भी ऑब्जर्व किया है आपने वही आप लिखने वाले भी है 4 मिनट में, क्योंकि जो मेरे दिमाग में है मैं वही लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लिखते लिखते सोच रहा हूँ कि इसके आगे ये लिख देता हूँ, इसके आगे, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। फिर तो आप खराब कर देंगे उसको कि मैम जो भी दिमाग में आता गया मैं वही लिखता गया, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ऑब्जर्व में क्या करेंगे कि पहले आपको बैकग्राउंड ऑब्जर्व करना है कि मेरी स्टोरी है कहाँ की, गांव की है, शहर की है, या फिर स्कूल की स्टोरी है, या फिर घर की स्टोरी है, कहाँ की स्टोरी बनाऊं मैं उसको। फिर कितने लोग हैं उसमें, कैरेक्टर्स, कितने लोगों की स्टोरी होनी चाहिए। सिर्फ माँ बेटे की स्टोरी है कि पूरे घर की स्टोरी है कि पूरी क्लास की स्टोरी है कि पूरी ग्राम पंचायत की स्टोरी है, या सिर्फ एक फार्मर और एक बच्चे की ही है, सिर्फ 2 लोगों की स्टोरी है, तो कितने लोग हैं उसमें। एंड मूड ऑफ द कैरेक्टर, कि मूड ऑफ द कैरेक्टर या एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, कि वो हंसी खुशी से अपना काम कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई दुख है कि एक कंसर्न लग रहा है, मैम लग रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, या फिर दोनों ही डिस्कशन वाले मोड में है कि वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, या एक रो रहा है तो उसको शायद कोई दिक्कत है, उसके साथ कोई बहुत बुरा हो गया है, तो हम फिर उसका वो पहचानते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोरी का क्रक्स पहचानते हैं कि मुझे किस किस थीम पे स्टोरी लिखनी है, क्या स्टोरी अच्छी रहेगी जो इस मूड से रिलेट कर जाए। कैरेक्टर्स का एज और जेंडर देखते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर महिलाएं बातचीत कर रही हैं, 3 महिलाएं और 3 पुरुष बातचीत कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट होगा ना। लड़के किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं, हो सकता है वो खेती के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो किसी और चीज के, जो भी मतलब कुछ क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराना हो, कबड्डी ऑर्गेनाइज कराना है उनको। बट ऑन द अदर हैंड, अगर लड़कियां बात कर रही हैं और या फीमेल्स बात कर रही हैं, तो हो सकता है उनको भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर उनको हेल्थ पे कुछ करना हो, या फिर उनको कुछ नया कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो। गॉसिप नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज। तो जब हमारे पास एज और जेंडर, एज में भी फर्क है, बूढ़ी महिलाएं कुछ और डिस्कस करेंगी, बूढ़े आदमी कुछ और डिस्कस करेंगे, बट यंग लड़के कुछ और डिस्कस करेंगे, है ना। बूढ़े आदमी तो ये डिस्कस नहीं करेंगे चलो कबड्डी करवाते हैं, नहीं ना, वो तो खेती वेती डिस्कस कर रहे होंगे, बट यंग लड़के कर सकते हैं। सो एज एंड जेंडर इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप उसकी स्टोरी का थीम क्या रखेंगे। फिर मूड, ये क्या चल रहा है स्टोरी में। फिर व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या कर रहे हैं वो, सर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग देयर। नेक्स्ट इज, हम इसके जस्ट इसके बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ इस पिक्चर में। हम अपने आप को ढूंढते हैं, और मैं कहाँ होऊंगा, जो मेरी एज या मेरी जेंडर का इंसान है कि यार ये तो मेरे जैसा दिख रहा है, इसको बना सकता हूँ मैं। कभी कभी हमारी एज होगी बट हमारा जेंडर नहीं होगा, तब भी हम मान सकते हैं कि चलो यही होगा। पीपीडीटी में मान सकते हैं। पीपीडीटी में हम बाहर से कैरेक्टर नहीं लेके आते हैं, उसी कैरेक्टर को मानते हैं जो दिया गया है। या फिर हमारी एज नहीं होगी तो आसपास की एज की, मैम तो 20 का हूँ, पर आप 25 का ले सकते हैं, ठीक है, 26 का ले सकते हैं, 30 का ले सकते हैं, आसपास की एज का लेते हैं हम लोग, ठीक है। और वो इंसान अगर जब आप अपने आप को ढूंढ लेते हैं, वो आपका हीरो है, और उस हीरो से हम काम कराएंगे कि ये जो भी हो रहा है, फिर हम सोचेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये आपका थीम होगा, ये रीजन है आपका। जैसे आप रीजन कर लेंगे, ये आपके पास थीम आ जाएगा, और ये 10 सेकंड में हो जाता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू योर माइंड कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं,
और इनका मूड ऐसा है, तो ये क्यों कर रहे होंगे, अच्छा इसलिए कर रहे होंगे, तो फिर ये थीम हो सकता है। और फिर मेरा हीरो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा इसमें, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें करते हैं। एंड देन वी टेक सम एक्शंस, और भर भर के एक्शंस होने चाहिए उसमें, बहुत सारे एक्शंस। हम गोल के लिए एक्शंस लेते हैं कि जो भी काम करना है उसके लिए एक्शंस लेंगे। मान लो मुझे डिबेट ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं डिबेट ऑर्गेनाइज करने पे एक्शन लूंगी। अगर मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने पे एक्शंस लूंगी। ठीक है, दोनों के गोल अलग है, एक में पार्टिसिपेशन के एक्शंस आएंगे, एक में ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन आएंगे। फिर मैं उसको एंड कर दूंगी, और भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बट अभी के लिए ऑब्जर्व करना है बहुत अच्छे से और फिर आगे चलना है। क्या सारे कैरेक्टर्स का मूड लिखना है? अभी लिखना तो मैंने बताया नहीं, अभी तो ऑब्जर्व करना बताया। एक्सोटिक माइंड, अपने आप को मेंशन करना जरूरी है। हीरो का कुछ नाम रखते हैं, बट हम ढूंढते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हैं वो। डाउट ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर बताती हूँ, इम्पोर्ट कैरेक्टर्स नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्चर्स पे भी आता है। सारे कैरेक्टर्स का मूड एज लिखना है, हाँ। इम्पोर्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड स्टोरी, नहीं। ओके, अभी देखो एक पिक्चर लेते हैं। इसमें है क्या कोई पिक्चर? वेट अ मिनट, let's take one example for this. विजिबल है? ठीक है, एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं सर, क्या चल रहा है इसमें। पहले बैकग्राउंड, कहाँ का बैकग्राउंड है? Library. Ma'am, it seems like a Office. office. Maybe school, principal office. Library. प्रिंसिपल ऑफिस या कॉलेज में किसी का ऑफिस। ठीक है, ऑफिस Department. लग रहा है। इन स्कूल में भी अगर आप एनडीए एंट्री के लिए जा रहे हैं या 12th या टीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो हम स्कूल लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो हम कॉलेज लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमारा हीरो अपनी एज का है, तो फिर हम अपनी एज के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं, लाइब्रेरी तो नहीं है यार, ये लाइब्रेरी अलग दिखता है हृदय, ये ऑफिस है। लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स रखने से लाइब्रेरी थोड़ी, देख शेल्फ है वहां पे। तो आपने दिमाग से सेम क्वेश्चन पूछा, whatever I am asking to you, ask same questions to your mind। जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में भी ये सब चलना चाहिए। कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 कैरेक्टर्स है। क्या एज है? एक बूढ़ा आदमी है, मतलब प्रोफेसर की एज का। 2 जो हैं वो यंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन यूनिफॉर्म, लुक्स लाइक दे आर स्टूडेंट्स एंड इन द सेम कॉलेज। ठीक है, और मूड क्या है? डिस्कस कर रहे हैं। 4 का तो, एक का तो हाथ ही दिख रहा है ना सोनू, कैरेक्टर थोड़ी है, राइट। और मूड क्या है? अभिषेक एक बार म्यूट करना। ठीक है, मूड क्या है कि इट इज अ डिस्कशन टाइप ऑफ, न्यूट्रल मूड में है और डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्या डिस्कस कर रहे होंगे? अब मेरी रीजनिंग काम करेगी। अब अपनी अपनी रीजनिंग हो सकती है, बताओ क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स प्लीज। प्रोजेक्ट, ठीक है, और इवेंट ऑर्गेनाइज, एनएसएस कैंप, वर्कशॉप, dissertation topics, discussion topics, new books on library, in library, tech fest, conducting inter-house. अपकमिंग एग्जीबिशन, ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रीजनिंग है, सारी ठीक है। डिबेट कंपटीशन, अप्रूवल फॉर कंडक्टिंग एग्जाम, गुड इनफ। आगे चलते हैं। नव, वो पिक्चर आई गेस तुम्हें याद रही होगी, याद है पिक्चर? याद है ना सबको? तो जब हमारे पास ये आंसर शीट आती है, ये आपकी पीपीटीटी की आंसर शीट है, जहाँ पे आप पीपीटीटी लिखते हैं।
अपना नाम, रोल नंबर, चेस नंबर वो आपको देते हैं, बैच नंबर भी आपको बोर्ड ही देता है। स्टोरी पहले आप मार्किंग द कैरेक्टर्स, तो ये मान के चलते हैं कि ये फोटो वाला बॉक्स है, इसमें 3 कैरेक्टर्स दिखे मुझे, एक यहाँ दिखा था, एक यहाँ दिखा था मेल। पहले हम लिखते हैं जेंडर जब भी हमें मार्क करना होता है कोई चीज़, फिर हम लिखते हैं एज, और फिर हम लिखते हैं मूड। जेंडर 3 तरह के होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक होता है पर्सन, जहाँ पे मुझे पता नहीं चलता कि मेल है कि फीमेल है, सिर्फ दिख तो रहा है आदमी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेल है कि फीमेल है, तो मैं उसको पर्सन लिख देती हूँ। नेक्स्ट इज एज, एज क्या है उसकी, तो जो भी आपको लग रहा है 25, 35, 45, 50, 30, 40, राइट। मूड उनका 3 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है न्यूट्रल, जीरो। ठीक है, इसको जीरो से हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंसान था एम, क्या एज होगी उसकी? Around 55, 57. 60. 55, चलो 55 70 मान के चलते हैं। मैम मूड क्या था उसका? 70 पे तो रिटायर होता है वो। 70 पे रिटायर होता है? मैम 60 पे ही होता है। 60 पे हो जाता है। कोई बात नहीं, 55 हो सकता है ना। 55 है इसमें। ओके, मूड न्यूट्रल. न्यूट्रल, ठीक है, या फिर पॉजिटिव पे ले सकते हैं। हम मूड किससे देखते हैं? हम माइंडसेट से देखते हैं कि वो इंसान अब क्या करेगा, उसका मूड क्या है। तो उसका मूड तो कुछ अच्छा करने का ही है ना, कुछ अच्छी चीज करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव मूड है उसका, तो पॉजिटिव पे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक और इंसान खड़ा हुआ है जिसकी एज क्या होगी? 20. 20, 18 to 20. 18 21. to 20। यहाँ पे एक और इंसान है, उसकी एज क्या है? Same is like Same age. 20 प्लस। अब जो भी हमारा मेन कैरेक्टर है कि सर मेरा हीरो ये है, उसको हम एनसर्किल करते हैं। कौन है तुम्हारा मेन कैरेक्टर? कोई भी मान सकते हो दोनों में से, मान लो तुमने सामने वाले को मान लिया, ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर है। एंड दिस इज हाउ यू मार्क कैरेक्टर्स इन द बॉक्स। मार्क करना आ गया कि वो जहां जहां है, कि यहाँ पे अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो मैं ऑलरेडी वो वैसी सी फोटो बना सकती हूँ, सेम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी। समझ आया? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ मेल लिख दूँ, क्योंकि कोने में नहीं था ना, बीच में थे वो दोनों। समझ आया? मार्किंग ऑफ द कैरेक्टर्स क्लियर है सबको? एनीवन हु हैज अ डाउट इन दिस? इजी। बहुत बार क्या होता है, भीड़ दिखाई गई होती है, देयर इज अ क्राउड, बहुत सारे लोग खड़े हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मार्क करूं? या तो तुम मार्क मत करो उनको, सिर्फ 2-3 कैरेक्टर्स जो प्रोमिनेंटली हाईलाइटेड है कि सामने जो कैरेक्टर्स हैं उनको मार्क कर दो, और बाकी सारे को खाली छोड़ दो। या फिर अगर मान लो पीछे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो आप, कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो डॉट 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 करके भी दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं जो छोटे छोटे क्रॉस बना देते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे क्रॉस बना दो। बट आपको अगर कुछ भी नहीं करना है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। एंड वाइल नरेटिंग द स्टोरी तब आप बोल सकते हैं कि आई परसीव्ड अ क्राउड। समझ आया? सो देयर आर 3 ways टू मेंशन द कैरेक्टर्स इन द बॉक्स। जब आप ये मार्क कर लेते हैं, आपने 30 सेकंड्स में पिक्चर ऑब्जर्व करी, अब आपको 1 मिनट मिलता है किस चीज के लिए? ये करने के लिए। पहले तो ये करना है आपको, कैरेक्टर्स लिखने बॉक्स में। दूसरा, आपको एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखना है। एक्शन क्या होता है कि जो थीम होगा स्टोरी का, यहाँ पे क्या है, जैसे मेन कैरेक्टर मोर देन वन कैसे होगा सुधीर? एक ही हो सकता है ना, हीरो तो एक ही होगा, एक का ही नाम लिखेंगे। मेन हो गया ना, मेन कैरेक्टर है, नाम में ही मेन है उसके, तो 2 कैसे हो गए? एक ही होगा, राइट। एक्शन, जैसे कि मान लो कि ऑर्गेनाइजिंग, जो स्टोरी में होगा, जो काम होगा वो लिखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कॉम्पिटिशन। ये हमारा थीम है, ये हमारा एक्शन ऑफ द स्टोरी। हाँ जी। हम ग्रुप कैरेक्टर में पीछे डॉट के साथ पी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, सिर्फ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सिर्फ खत्म। ठीक है, डॉट के साथ पी लिखेंगे तो वो उसी में सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। राइट। तो यहाँ पे एक्शन क्या होगा कि जो भी स्टोरी में हो रहा है, या जिसको हम शीर्षक बोलते हैं, किसी को समझने में दिक्कत हो तो टाइटल ऑफ द स्टोरी और थीम ऑफ द स्टोरी, कि वो काम क्या करेगा, वही आपका एक्शन होता है। समझ आया? इतना क्लियर है? 1 मिनट में ये काम करना है। फिर हम स्टोरी लिखने पे आता है। स्टोरी लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? एसएसबी आपको एक फॉर्मेट देता है कि क्या लिखना है आपको ये लिखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी, कि क्या हो रहा है स्टोरी में अभी, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, कि क्या हुआ पहले जिससे ये हुआ, एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर,
कि आगे क्या होगा। 3 चीज़ें आपके पास। हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, जिसको हम बैक स्टोरी बोलते हैं, कि हम बताएँगे कि ये दोनों बच्चे जो हैं, वो यहाँ पे क्यों आए, है ना? इनको क्या ज़रूरत थी कि ये यहाँ पे आए? बैक स्टोरी क्या है इसकी? इस पिक्चर का पास्ट क्या है? तो हम वहाँ पे आएँगे कि सर ये जो था राम, ये हेड बॉय है कॉलेज का और इसको एक डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करवाना था। फॉर दैट ही आस्क्ड परमिशन फ्रॉम द कॉलेज हेड और डीन एंड ही डिस्कस्ड द प्लान विद हिम। ठीक है? वो आप पूरा प्लान डिस्कस करते हैं उसके साथ। तो ये उसलिए आया है सर डिस्कस करने अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट और जो भी है हेड बॉय के जो वाइस होता है। ठीक है? तो अपने एक फ्रेंड के साथ आया है, अगर मुझे डिबेट ऑर्गेनाइज़ कराना है तो। या फिर हो सकता है कि मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कराना है और उसके लिए मैं अपने इंग्लिश टीचर के पास आया हूँ, है ना? कि मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया पहले, टीम को इकट्ठा किया। राम ने पहले क्या किया, टीम को इकट्ठा किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कराएँगे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि ऐसे-ऐसे करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब 2 लोग कि एक हेड बॉय और एक जो वाइस हेड है, वो जाके टीचर से मिले और उन्होंने अपना प्लान प्रेजेंट किया कि सर दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और उन्होंने जो उसमें करेक्शंस बोले वो करेक्शंस किए और उनकी हेल्प से टॉपिक्स वगैरह डिसाइड किए और फिर अरेंजमेंट्स स्टार्ट कर दिए कि उन्होंने टेबल्स वगैरह लगाए, इन्विटेशंस वगैरह भेजे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए, वट एवर। ठीक है? बट हमारी बैक स्टोरी होनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, कि वट एवर इज हैपनिंग इन द पिक्चर उसका पास्ट क्या है, और वो पास्ट सिर्फ 2 से 3 लाइन में आना चाहिए, ज्यादा नहीं, 2 लाइन मैक्सिमम काम कर जाएंगे। ठीक है? अब जो हो रहा है कि हीरो कर क्या रहा है, एक्शंस क्या है उसके, वो मोस्टली 5 to 6 लाइन्स में आता है। ठीक है? जो भी पिक्चर में दिख रहा है उस पर ज्यादा बात करता है। यहाँ क्या दिख रहा है, डिस्कशन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करवाने पे बात करेंगे, क्योंकि डिस्कशन पे ज्यादा एक्शंस होते नहीं है, तो हम काम करेंगे। ठीक है? तो हम ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि सर इसके बाद ये जाएंगे डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराएंगे और वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे वो यहाँ हम लिखेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे उसकी, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे कि क्या क्या किया उन्होंने, ऑन द डे ऑफ इवेंट कैसा हुआ, उसकी भी 2 लाइन डाल देंगे और 1 लाइन फिर एंडिंग की, इट वॉज कंक्लूडेड सक्सेसफुली। समझ आया? तो 3 पार्ट में हमारी स्टोरी डिवाइड होती है कि ये जो पिक्चर में हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और फिर वो क्यों हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या होगा। सिंपल एज दैट। समझ आया? लिखने का तरीका, पहले 2 से 3 लाइन इंट्रो की, आप हीरो का इंट्रो भी देते हैं। अच्छा, हीरो कैसा होना चाहिए, हीरो वो होना चाहिए और सबसे ज्यादा काम करे। ठीक है? मैक्सिमम स्टेप्स ले, लीडिंग। सबसे ज्यादा काम करने वाला इंसान। बट हीरो शक्तिमान भी ना हो कि वो दूसरों की हेल्प नहीं ले रहा है, टीम प्लेयर भी हो, वो टीम की हेल्प भी ले। ठीक है? हीरो आपके जैसा भी होना चाहिए, हीरो को कोई मजदूर नहीं बनाएगा। ठीक है? कि आपको कंस्ट्रक्शन की फोटो दिख गई कि यही है जो ईंट लगा रहा है ना मैम, यही है मेरा हीरो, नहीं, आप जैसा होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस आपसे मैच करेंगी कि यार मैं वो भी तो हो सकता है कि हीरो घर पे काम करवा रहा हो, या हीरो है वो जिसने काम करवाया है उसको। ठीक है? तो हम हीरो को अपनी क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं। उसको आप स्टूडेंट बनाइए, वर्किंग प्रोफेशनल बनाइए, आप उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। तो ये रिस्पॉन्स, जैसे मैंने उसको हेड बॉय बना दिया था, उसके पास काम हो गया। नॉर्मल स्टूडेंट बनाते तो उसके पास शायद इतना काम नहीं होता। ठीक है? तो जब हम उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके पास एक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये जो 5-6 लाइन है ये आराम से लिखी जाती है। ठीक है? समझ आया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट करेंगे। मैनी ए टाइम्स पिक्चर देख के कोई आइडिया नहीं आता किसकी थीम पे स्टोरी बनाऊं, क्या माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि अभी बताया बच्चे, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे इसका क्या थीम हो सकता है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। दिक्कत ये है कि हम जंप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है कि जब मुझे पिक्चर दिख रही है तो मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन करना स्टार्ट करूं कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ द हीरो विल डू ऑल द थिंग्स, व्हाट, व्हाई, हाउ के। जब आप क्वेश्चन करेंगे एंड देन यू टेल मी अगर आइडियाज नहीं आते हैं तो। एक्सोटिक माइंड, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड देन एंड अनम्यूट योरसेल्फ। अभी मैं बताती हूँ कैसे नहीं आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको आइडियाज नहीं आते हैं यार, बस हमारी अप्रोच गलत है। बुद्धू थोड़े हैं हम लोग। आप अपने दादा को दिखा दो फोटोज, उनको आइडियाज नहीं आए तो मुझे बताना। ठीक है? आई एम वेरी श्योर आते होंगे। आप अपनी मम्मियों को दिखाओ फोटोज जाके, उनको आइडियाज नहीं आए तो मुझे बताना कि मैम मेरी मम्मी को आइडिया नहीं आया इस पे। हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है दिमाग के लिए नहीं सोच पाना। सोचा कि दिमाग नहीं सोच पाता। एक्सोटिक माइंड, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा।
कहाँ हैं आप? Would you be able to switch on the camera, please? Yes or no? We'll do it sometime. Okay, can you unmute yourself at least? वो भी नहीं हो पाएगा लाइब्रेरी में आप। ओके, कोई और इंसान है जिसको लगता है कि मुझे आइडियाज नहीं आते हैं? एनीवन हु वांट्स टू वॉलंटियर? मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ रोशन। मैम एक्चुअली जैसे एक पिक्चर आई थी जिसमें एक कोर्ट रूम का सीन था, तो आइडियाज तो आते हैं बट ऐसा है कि मतलब कोर्ट रूम का ना मुझे कोई एक्सपीरियंस है एक्शंस नहीं आता है। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है तो वही क्योंकि- हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो मैं कोर्ट रूम थोड़ी चला जाऊंगा, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस कि जब हमारे पास रिचनेस नहीं आती है स्टोरी में, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट सम थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट। इजहान, आइडियाज नहीं आता है, मैम थीम्स नहीं आते हैं? आइडियाज आता है मैम, लेकिन आई थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग द सीन। मुझे लगता है कि मैं इसमें डेट ऐड कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि these guys have their sleeves up, so गर्मी होगी एंड अब ये लोग पिकनिक के लिए परमिशन मांगने आए हैं। दिस इज द थिंग्स आई that gets me पिकनिक के लिए परमिशन मांगने हैं। देखो कभी ना मौज मस्ती से थोड़ा हटना दोस्त, है ना? ये तो मौज मस्ती नहीं करेंगे। जहां हम काम कर सकते हैं वहां हम काम करेंगे। जब मौज मस्ती दिख रही है तभी मौज मस्ती करेंगे, ठीक है? लेट्स सी। देखो अभी देखो तुम्हारे सबके आइडियाज आएंगे। ओके इजहान, व्हाट इज द बैकग्राउंड? फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड, जस्ट टेल मी दैट। मैम the background is these guys are बैकग्राउंड, mining सिर्फ maybe. बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड। डेजर्ट और 5 guys are in some desert. 5 guys are in some ग्लेशियर में ग्लेशियर्स एक इंसान सिर्फ इजहान को बोलने देंगे, है ना? Ma'am, these are 6 guys in the desert. 5 guys in desert, ma'am. डेजर्ट। Yes, ma'am. ये अच्छा, फिर हम देखते हैं आउटफिट। देखो इनका, ये डेजर्ट में है। डेजर्ट में क्या पूरा पहन के जाते हैं? Ma'am, maybe in night because cold होता है desert में रात रात को. इतना कोल्ड नहीं होता है कि मैं गॉगल्स भी लगा के जाऊं। गॉगल्स नहीं लगाऊंगी मैं। ये आउटफिट कहाँ दिखता है? इसका मतलब इजहान हमारी रीजनिंग है वो दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत ये नहीं कि आइडियाज के पास, ठीक है? तो ये ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग वाले लोग हैं। इनके जो सूट इनने पहन रखा है, पफी पफी जैकेट्स पहनी हुई है, आइस गॉगल्स लगाए हुए हैं, ठीक है? तो वो और कैप्स लगाई हुई है। दैट इज मतलब डेजर्ट में इतनी ठंड तो कभी नहीं होती है, आप ये सब पहने, ठीक है? नॉर्मल से काम चल जाता है। और अभी इनके पास ये एक कोई रस्सी भी दिख रही है मुझे, और ये कुछ तो कर रहे हैं। अब माय क्वेश्चन इज कि ये क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं इंसान? Ma'am, they are trying to help those guys to climb up. The 2 guys in the background. वो तो आ चुके हैं ना ऊपर, उनको क्यों हेल्प करेंगे? दिख तो रहे हैं। Ma'am, जो लास्ट के वाले 2 है ना जहाँ पे रस्सी जा रही है. हाँ। देखिए ना बीच में से जहाँ पे रस्सी जा रही है. I think they are trying to fix the rope on the top so that they can pull the other 2 guys up there. ये वाले दोनों को पुल करना है? Ma'am, जो पीछे. ये वाले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर ये तो हमें खड़े हुए दिख रहे हैं ना। पुल करना होता तो शायद हमें लटके हुए दिख रहे होते कहीं पे। देखो रोप हम कब यूज करते हैं? हैव यू सीन माउंटेनियरिंग वीडियोस, रील्स या फिर कोई व्लॉग्स वगैरह? Ma'am, actually I've been there once. यू हैव बीन, फिर तो शर्म की बात है इजहान। रोप कहाँ यूज करते हैं हम? I thought the guys, 2 guys in the background, one guy is trying to pull the rope to the other guy. He's trying to fix the rope around his waist so that the guys upside, the 3 guys upside, so that they can pull him. I think this is the way I. बट दे आर ऑन द सेम लेवल। अभी वो किसी एक समतल जगह पे हैं, अभी वो ऐसे स्टीप पे नहीं है। देखो सब एक ही जगह पे हैं, राइट? रोप हम तब यूज करते हैं जब हम लोग चल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर द सेफ्टी रोप जो होती है कि आप इधर उधर ना हो जाए, दैट इज देयर। बाकी उसके अलावा रोप वगैरह तब भी यूज करते हैं जब हमें टेंट वगैरह पिच करना होता है, ठीक है? और ये देखो नीचे लग भी रहा है कि उन्होंने आईसेक्स का सहारा लिया हुआ है, या फिर एक इंसान और भी कुछ कर रहा है, तो मे बी दे आर पिचिंग अप देयर टेंट्स। दैट इज द रीजनिंग, क्योंकि वो बैठे भी उस तरह से कि वो कुछ कर रहे हैं नीचे जमीन में, और जमीन में क्या करेंगे ऊपर जाके? ये सब करेंगे, टेंट पिच कर रहे होंगे। दैट इज आवर रीजनिंग।
But ma'am, generally when we climb up a mountain, we don't हाँ. fix a tent there. We generally either we fix a tent at the bottom or at the base camp, or we just summit the mountain and just suddenly come back. We cannot fix the tent up there, ma'am. आप बेस कैंप पे भी तो करते हैं जब होल्ड लेते हैं बीच में, अदर अदर बेसिस होते हैं, तो मे बी ये बेस कैंप है और यहाँ से इन्हें आगे दूसरे बेस पे चलना होगा, ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट होगा कोई, राइट, तो वो होगा कि ये होल्ड ले रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने कैसे एंजॉय किया और फिर आगे चले गए, फिर अगले दिन वापस आ गए और फिर डिसेंड कर गए. सो इट कैन बी अ ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन. Ma'am, the only thing that comes in my mind was ki the three guys are in bold. It seems like they're close to us as compared to the two guys. So I thought ki the two guys which are small, which are being visibly small, I think they are at the lowest level, and these three guys are at some top. That's the way I found it. बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस. ये रस्सी पकड़ तो रखी है उन्होंने, कितने पास में ही तो खड़े हैं, थोड़ी सी आगे खड़े हैं, बस ज्यादा डिस्टेंस नहीं है. ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू वॉलंटियर, कि मुझे आइडियाज नहीं आता है. एनीवन? मैम, आइडिया वाली बात नहीं है, बट आई हैव सम क्वेश्चंस. लाइक आई आल्सो मेंशन माय चैट दैट जहाँ पे कोई एक्सीडेंट का कोई अगर मतलब सीन है, लेट इट बी अ साइकिल क्रैश और कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ पे एज पर रूल वी आर सपोज टू इन्फॉर्म द पुलिस. कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वी आर सपोज टू इन्फॉर्म द पुलिस. वो पुलिस की हेडेक है, और लाइक दे सेटल द इशू, और जो भी मतलब छोटा मोटा इशू है वो उसको सेटल कर देंगे. अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो दे विल टेक एक्शन एज पर देयर एसओपी. बट नॉर्मल सिचुएशन में हमें वी आर सपोज टू इन्फॉर्म देम. तो क्या वी कैन मेंशन दैट इनटू आवर एक्शंस कि अगर कोई साइकिल का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ कोलिजन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आर वी सपोज टू इन्फॉर्म और मेंशन दैट एक्शन in our narration? दोबारा बोलना पड़ेगा तुम्हें. मैं एक हाँ मैम, आपने देखा होगा कि कोई साइकिल पहली चीज है कि का पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है. और हाँ मैम, एज पर रूल वी आर सपोज टू इन्फॉर्म द पुलिस. मतलब कितना ही छोटा इंसिडेंट क्यों ना हो, बट पुलिस वालों को एसओपी बोलती है कि वी आर सपोज टू इन्फॉर्म देम. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उनको इन्फॉर्म करें. वो उसकी मतलब सिचुएशन को देख के, उसकी सिवियरिटी को देख के उसको टर्न डाउन भी कर सकते हैं. मान लो कोई छोटा सा साइकिल का क्रैश है, किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, दे विल से कि ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी हेडेक है. बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इन्फॉर्म द पुलिस. ये पुलिस वाले, उनकी एसओपी में लिखा है कि अगर कितना भी छोटा इंसिडेंट है तो दे आर सपोज टू रीच द वेन्यू. तो वो हम अपने एक्शंस में ऐड करना जरूरी है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज़ नॉर्मली वी डोंट. अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट है तो हम इसको काउंट करते हैं, बट अगर कोई नॉर्मल सा एक्सीडेंट है तो फिर हम इसको जाने देते हैं कि अगर साइकिल का ही है, साइकिल पेड़ से टकरा गई है तो कोई बात नहीं है ना, उस आप जाने दे सकते हो. बट आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट पुलिस शुड बी इन्वॉल्वड इन, देन वी विल एक्सप्लेन, देन वी विल इन्फॉर्म. नहीं मैम, जैसे आपने एक आध पिक्चर देखी, उसके अंदर जो ब्लॉक कार्ट है या फिर जो हॉर्स कार्ट है, उसके साथ साइकिल वाइकिल वाला टकरा गया या फिर नॉर्मल हो गया, उसमें कुछ नहीं, बस कॉन्शियस बनाते हैं उसको. हाँ, उसमें जरूरत नहीं है. और करेक्ट मैन हीरो को कितना एम्पावर करना है, उसको मतलब कलेक्टर बनाना है, ये वो बनाना है, उसका भी थोड़ा सा एक बार बता दीजिए मैम, इसको कितना एम्पावर करना है. देखो, मेन हीरो जो है आपका, वो आप स्टोरी के हिसाब से एम्पावर करते हैं. जरूरी नहीं है कि मैं हर बार उसको बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल बनाऊं, है ना, जरूरी नहीं है. अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट है, ठीक है, एक्सीडेंट में मुझे सिर्फ हेल्प ही करनी है ना, मुझे सिर्फ एक्सीडेंट संभालना ही तो है कि मैं जा रहा था, मुझे दिख गया, मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, लोगों की हेल्प कर दी, ट्रैफिक वगैरह हैंडल कर लिया. तो उसके लिए तो मैं नॉर्मल सिटीजन भी हो सकता हूँ, मैं तो स्टूडेंट भी हो सकता हूँ. स्टूडेंट होके जब मैं वो काम कर सकता हूँ अपने लेवल पे, तो मैं उसको विशफुली एक दूसरा प्रोफेशन क्यों दे रहा हूँ, राइट? कुछ चीजें होती है जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी उठानी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल फ्लड का सीन आता है बहुत बार कि पूरी दुनिया जहान जो है वो डूबी हुई है, एक घर सा है. अब यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टेशन लेते हुए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, बट अगर मैं डीएम बना दूं अपने आप को, तब मेरे पास एक टीम है ना, तो मैं वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ मिलके, एनजीओ के साथ मिलके, एसडीआरएफ के साथ मिलके बहुत सारे काम कर पाऊंगी.
राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द क्या बोलते हैं स्टोरी पिक्चर, कि आपको अपने हीरो को कितने हाई ऑफिशियल, अगर आपको लगता है कि मैं अपने लेवल पे काम कर सकता हूँ तो अपने लेवल पे करो, दैट इज बेस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी, तो हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन की तरफ चलते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एनी अदर डाउट? Yes, ma'am, I have a doubt, ma'am. Ma'am, when writing a story, we have to relate picture with our story. Like in both pictures, we have shown like they are pitching tent. If you write a story, we will mention like they went to the basement, they pinched it, they enjoyed, they have fun, and all these things. But ma'am, in some pictures, I was practicing yesterday. I got a picture in which two person were standing on the front, and one person is waving his hand, and one security guard is sitting beside him. So in that picture, ma'am, how to relate those people with our story, like what they are doing. So somehow, ma'am, it is very. I am getting a problem or stuck there. How to relate them in picture? हाँ, In ये you so कि दो लोग बैठे हुए हैं और एक साइड में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, ऐसा? नहीं मैम, दो लोग खड़े हैं, एक बॉय एक गर्ल है, मतलब एज अराउंड 24, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट, एंड वन पर्सन लाइक एज अराउंड 35, ही इज वेविंग हिज हैंड फ्रॉम बैक साइड, एंड जहाँ पे वो हाथ हिला रहा है उसके बगल में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। बस इतना ही पिक्चर है मैम। तो इसमें कैसे रिलेट करें? मैंने जस्ट ये स्टोरी बनाई थी कि जो दो लोग हैं ये एनजीओ वर्कर हैं, एंड ये गवर्नमेंट स्कीम्स को जो विलेजेस है वहां तक पहुंचाते हैं, इसलिए ब्लॉक वगैरह में मीटिंग करते हैं, लाइक दैट। बट मैम वो एक्चुअली रिलेट नहीं हो पा रहा है कि वो एक्चुअली उस पिक्चर में हो क्या रहा है और स्टोरी में क्या है। पीछे बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे? ये किस कोई जगह है? आज छोटी सी बिल्डिंग सी दिख रही है मैम, उसमें उसके दरवाजे पे एक बंदा से हाथ हिला रहा है, बाय टाइप का कर रहा है कुछ, एंड उसके छोटी सी बगल में एक बिल्डिंग सिक्योरिटी कितने गार्ड। छोटी मानूं मैं? कि कोई घर है कि कोई ऑफिस है? और वन स्टोरी। मैम एक्चुअली दिस पिक्चर के शायद वो कॉलेज है, तो उसके जो एंट्रेंस गेट है वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। उस एंट्रेंस गेट से निकलते हुए कॉलेज से कोई पढ़ के आ रहा है, ऐसा लग रहा है। एक लड़का है, एक लड़की, अपनी एज ग्रुप का है, तो वो निकल के आ रहे हैं, और जो एंट्रेंस गेट पे ही एक लड़का है जो पीछे से वेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो दो बंदे जा रहे हैं, एक लड़का लड़की जा रहे हैं, उनको बुलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसी पिक्चर है। ठीक है। अगर लेट्स सी है ना, कि मैं अगर दिमाग में सोच रही हूँ तो व्हाट वुड बी माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सिर्फ सोचूंगी कि अच्छा एक कॉलेज है, सिक्योरिटी गार्ड है, कॉलेज के बाहर का सीन है, एक कोई उन्हें बुला रहा है और दो लोग हैं जो आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो मैं ये सोच के चल सकती हूँ कि ये कोई कॉलेज का फेस्ट होने वाला है, एंड दे आर द हेड ऑफ डेकोर टीम या प्रॉप टीम हम उसको बोलते हैं, कि आप पूरे कॉलेज को डेकोरेशन में इन्वॉल्व करते हैं, उसमें पूरे सजाते हैं पूरे कॉलेज को बेसिकली। तो उन्होंने सारे टास्क डिवाइड किए अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग देमसेल्व्स। जो टीम थी उन्होंने डिसाइड किए। तो किसी ने ऑडिटोरियम चूज कर लिया कि वो वहाँ का ध्यान रखेंगे, किसी ने हॉस्टल एरिया, किसी ने मेस एरिया को डेकोरेट करने का चार्ज लिया। आपने और एक और लड़की जो आपकी टीम में, उन्होंने मेन एंट्रेंस को सजाने का वो लिया, एंड देन यू आर सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। और फिर आपने वहाँ पे चीज़ें लगाई, आप फ्लेक्स लगा सकते हैं वहाँ पे, आप लैंटर्न्स लगा सकते हैं वहाँ पे, आप इवन सस्टेनेबल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक बॉटल से रिसाइकिल करके लैंप्स बना सकते हैं या कागज़ के लैंप्स बना सकते हैं। और वहाँ पे आप फूलों वगैरह की कुछ चीज़ें रख सकते हैं। चीफ गेस्ट के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, फ्रिस्किंग वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, राइट? तो मैं पिक्चर में रहने का ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मैंने देखा कि मैं उस गेट से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं वहीं कर रही हूँ अपना सारा काम एज मच एज पॉसिबल। वाई? बिकॉज हम पिक्चर में रहने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। समझ आया कि उस गेट से रिलेटेड क्या कर पा रही हूँ, और मुझे उसमें काम भी होना चाहिए। क्या किया है तुमने? ये वाला, हाँ, ये फिर डिफरेंट होगा। इसमें उन्होंने कपड़े अलग पहने हुए हैं। अगर सिंपल कपड़े होते तो अलग रहता, बट आई थिंक दे आर गोइंग फॉर अ रिसर्च पर्पस, और
मुझे तो लग रहा है ये कोर्ट के बाहर से मैम आया ये है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लग रहा है देखने से। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई कोर्ट भी हो सकता है। मैम मैम एक्चुअली लॉ ये स्टूडेंट एआई भी तो हो जनरेटेड है। सकता है। धीरे मैम मैम लॉ ये एआई स्टूडेंट भी तो हो जनरेटेड है, सकता तो है। वो सिंपल मैम जो थीम है जो इट मैंने कुड दी बी है लॉ कॉलेज, वैसे मैम। बनाया है। एक साथ बोलो सारे। हाँ, मैम इट कुड बी लॉ कॉलेज, आई थिंक। लॉ कॉलेज भी हो सकता है कि अपना कोई सर्वे करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई एनजीओ से रिलेटेड भी हो सकते हैं ये, राइट? या फिर कोई Ma'am, सर्वे it करने भी जा सकते could हैं, be रिसर्च a library also. लाइब्रेरी भी हो सकती है, यस। हाँ, Ma'am, why is he waving? What reasoning we will give to the waved hand? मैम Maybe व्हाट इज policeman doing there in the library, मैम? take the एक एक attention of करके that. एक एक करके बोलेंगे दोस्तों, ठीक है? Why he is wearing something something? Ma'am, I have shared you exact picture. ये भी एआई जनरेटेड है वैसे तो। बनाती है, ये रिसर्च करने जा रहे हैं बाहर, Ma'am, बिकॉज दे हैव। हाँ, why is he waving his hand? What reasoning we will give maybe to the waved hand? he is stopping them, maybe he wants to join them कि यार मुझे भी आना है साथ में, और maybe he is providing some extra documents, तो मैं Or उन ma'am, or maybe like they might have forgotten some of their credentials while doing discussion regarding the मैं research हीरो and doing को मैं हीरो को irresponsible दिखा दूंगी, वो चीजें भूल के चला जा रहा है, ये नहीं करेंगे। Ma'am, can we do like this? It can They are happen. representing their school at science exhibition, and हाँ, कर सकते they meet with the school professors and they wishes them good luck. Ma'am, नहीं, वो like गुड लक तो नहीं है, वो गुड लक तो नहीं है, बट हाँ लास्ट Maybe मिनट टिप्स दे सकता है उसको। एक एक करके बोलेंगे दोस्तों, यस लोकेंद्र। ma'am, we have to write only one line about that wavy hand. हाँ, एक ही लाइन में इंक्लूड करेंगे, बाकी उसको ज्यादा फुटेज नहीं देना है। ज्यादा काम वो लोग करेंगे जो दोनों लोग कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, पीछे से वो बहुत ब्लरी दिख रहा है, तो उसको एक लाइन में इंक्लूड करके खत्म करेंगे, और हीरो चीजें भूलेगा नहीं संजय, ठीक है? अब Okay, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, और थोड़ा सा बीच में थोड़ा इंटरप्ट कम करेंगे प्लीज। मैम मेरे पास टाइम है नहीं। हाँ, हम ऐसा बना सकते हैं कि 3 लॉ स्टूडेंट्स थे, वो केस पे डिस्कस कर रहे थे, तो फिर जब 2 लीव कर गए तो एक को आइडिया आया कि इस पॉइंट मतलब कुछ इस केस में कुछ लीड मिली है, तो वो डिस्कस करने के लिए उन दोनों को वापस पीछे से बुला रहा है। आपका हीरो गिव अप कर देता है, या आपका हीरो वो है जो ब्लर है? नहीं, नहीं दोस्तों, ठीक है? दोबारा देखते हैं कि आपका हीरो जो होगा वो हमेशा प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा। सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर से हीरो नहीं लेना है, हीरो की ओर ध्यान रखो, प्रोमिनेंट कैरेक्टर वाला हीरो, ठीक है? हीरो के कुछ भी नेगेटिव क्वालिटीज नहीं होंगी। नेगेटिव क्वालिटीज क्या होता है कि मैम वो लेट हो रहा है, या फिर वो कुछ चीज भूल गया है, या वो पैनिक कर गया है, या उसको गुस्सा आ गया है, या वो रो रहा है, तो नेगेटिव क्वालिटीज कुछ भी हीरो में नहीं आएंगी। समझ आया? तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और ऐसे स्टोरी लिखने का फॉर्मेट है। नरेशन पे चलते हैं। जब आपने स्टोरी लिख ली है एक बार कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हीरो का इंट्रो भी दे दिया, नीड ऑफ द स्टोरी, हर स्टोरी की नीड होगी। एक चीज और ध्यान रखो, एवरी स्टोरी वुड हैव अ नीड। नीड क्या होता है कि जो भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि डिबेट कंपटीशन कराना है, क्यों कराना है, हमेशा होता है मैम। या फिर वो कोई सर्वे करने जा रहे हैं, जब हमने बोला ना कि एक सर्वे के लिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो रिसर्च, किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। एक तो हर चीज स्पेसिफिक होगी कि क्या है, कौन सा रिसर्च है, किस चीज के बारे में है। नीड ऑफ द स्टोरी क्या होती है कि व्हाई आर दे डूइंग दिस। जो भी आपके थीम है कि फॉर एग्जांपल मेरा हीरो घर पेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? बैठे बैठे तो सपना नहीं आया होगा उसको कि आज घर ही पेंट कर दूंगा, नहीं। मे बी हो सकता है कि दिवाली का सीजन है तो घर पेंट करना है, मे बी बहुत टाइम से पेंट नहीं किए घर में, रिनोवेट करने की जरूरत है तो करना है। तो एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ शुड हैव अ नीड। बिना नीड के चीजें नहीं होंगी कभी भी। इंडिविजुअल नरेशन पे आते हैं, जब आप एक सेमी सर्किल में ऐसे बैठ जाते हैं और फिर एक एक बंदा करके एक एक नरेट करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने स्टोरी राइटिंग खराब भी कर दी है तो भी योर नरेशन कैन हैंडल थिंग्स। व्हाई? क्योंकि वो आपका पेज नहीं पढ़ रहे हैं कि जो आपने इतना सारा लिखा है, रेयर चांसेस दैट वुड बी रेड, राइट? और अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको अगर नरेट अच्छा करेंगे तो उसमें बोनस है आपके लिए।
थीम चेंज नहीं करना है, बस कि जो थीम आपने लिखा है वही थीम है. यू कैन ऐड एक्शंस, ऐड मोर एक्शंस वाइल नरेशन. ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मैं उस टाइम नहीं लिख पाया था, बट मैं ये एक अच्छी चीज़ है जो ऐड कर सकता हूँ. होता क्या है, जब आप अपनी स्टोरी लिख देते हैं, उसके बाद यू आर गिवन सम टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, इवन हाफ एन आवर, डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप का नंबर कब आ रहा है नरेशन से पहले. तो तब आप रिहर्स करते हैं अपनी स्टोरी कि मैं कैसे बोलूँगा उसको. बोलने का तरीका क्या होता है कि पहले आप अपना परसेप्शन बताते हैं कि मैंने क्या परसीव किया है, कि दोस्तों मैंने ये देखा है इसमें, तो मैंने ये थी, मेरा एक्शन ये है, और वो जो बॉक्स है आपका वो एक्सप्लेन करना है आपको, वो परसेप्शन होता है. फिर जो एक्शन लिखा है फिर वो बताना है, फिर आपको स्टोरी बतानी होती है. फॉर एग्जाम्पल वो वाली स्टोरी लेता है जो हमने सबसे पहले देखी थी ना, कि एक प्रोफेसर बैठा हुआ है, 2 बच्चे खड़े हुए हैं. इफ आई हैव टू नरेट इट टू माई ग्रुप मेंबर्स, तो एक तो आपको आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी रखनी है, बोल्ड वॉइस होगी, एंड वी विल हैव आई कॉन्टेक्ट विद एवरीवन इन द ग्रुप, क्योंकि हम अपने ग्रुप को सुना रहे हैं तो सबको सुना रहे हैं कि भाई मैंने ये देखा है. तो हम स्टार्ट करेंगे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द पिक्चर आई हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, ऑल मेल, एज अराउंड 25 to 55, ऑल इन पॉजिटिव मूड. बोलने का तरीका समझ आया कि हम सब बताते हैं कि मैंने इतने लोग देखे हैं, ये जेंडर है उनका, ये एज है उनकी, और ये मूड है उनका. द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन. राम, हेड बॉय ऑफ द कॉलेज, और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो यू आर गिविंग इम्पैक्ट ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यू आर हैविंग. ठीक है, बोल्ड वॉइस, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ वैसे नहीं बोलती मैं नरेशन में, इट इज मोर बोल्ड, थोड़ी सी कमांडेबल वॉइस होती है. एंड देन आप छोटे छोटे फ्रेजेस कि द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज सो एंड सो. एक मैं बोलूँ द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज सो एंड सो, एक द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज सो एंड सो. डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में? थोड़ा 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 करके, द स्लोली एंड इम्पैक्टफुली. फिर आप स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं कि राम जो है वो हेड बॉय है, उसने ऐसा सोचा, ऐसा किया, एंड थिंग्स डिड सो एंड सो एंड सो. तो ये आपका बोलने का तरीका है. आप जब आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा होता है, या नरेशन याद करने का टाइम मिल रहा होता है कि मैं कैसे करूँगा नरेट, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आप स्टोरी जो आपने लिखी है उसको याद नहीं करना है. जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा है कि यार इसके बाद कौन सी लाइन लिखी थी, यार इसके बाद कौन सी लाइन लिखी थी, बट मैं याद ही ना करूँ, खुद से ही बोलूँ उसको, तो मैं कुछ भूलूंगी नहीं. फिर तो मैं खुद से बोल ही रही हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं रुकूंगी नहीं, तो आप फंबल कम करेंगे. सो डू नॉट मेमोराइज योर स्टोरी. जो आपने लिखी है उसको मेमोराइज नहीं करना है, रिटर्न स्टोरी नहीं मेमोराइज करनी है, क्योंकि फिर आप भूलने के चांसेस आप. तो मैं क्या मेमोराइज करूँ फिर इतनी देर? तो हम अपने आप से स्टोरी बनाना स्टार्ट करेंगे कि पहले मैं ये स्केलेटन बनाते हैं हम याद करने का. सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले मैं राम के बारे में, पहले मैं ये बोलूँगा बॉक्स. तो आपके दिमाग में जब भी आप वो नरेट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बॉक्स घूमना चाहिए कि 3 कैरेक्टर्स, ऑल मेल, इन पॉजिटिव मूड, एज अराउंड सो एंड सो, सो एंड सो. तो आपको बॉक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, फिर आप एक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले आप बॉक्स कर रहे हैं, फिर एक्शन कर रहे हैं, फिर स्टोरी पे आते हैं. स्टोरी पे भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि पहले मैं उसका इंट्रो दे दूंगा कि वो हेड बॉय है, फिर उसकी नीड दे दूंगा कि वो क्यों कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है वो बता दूंगा, पहले टीम वाला पार्ट बताऊंगा कि उसने टीम कलेक्ट की, फिर ये बताऊंगा कि उसने टास्क डिवाइड किया, फिर ये बताऊंगा कि उन्होंने टॉपिक्स प्लान किए, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशंस वगैरह लिए, फिर उन्होंने क्या बोलते हैं नोटिस वगैरह छपवाया होगा. नोटिस पहले आएगा, रजिस्ट्रेशन बाद में आएगा. और ऑन द डे ऑफ इवेंट उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए, टेबल्स वगैरह लगाए स्टेज पे ऑन द डे ऑफ इवेंट. तो मैंने ये कीवर्ड्स याद कर लिए, अब उनको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी बस अपने टर्म्स में, अपने वर्ड्स में. तो वो ज़्यादा ईजी है मेरे लिए बोलना. समझ आया? रैदर देन आप उनको रट लें. तो एक एक करके कि पहले टीम की बात करूंगा कि ही डिवाइडेड हिज टीम एंड ही डिवाइडेड द टास्क अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम. समझ आया कि टीम डिवाइडिंग टास्क, 2 चीज़ें याद कर ली मैंने. तो हम ऐसे पॉइंटर्स याद करना है. जब हमारे पास पॉइंटर्स याद होते हैं तो 1 मिनट में नहीं हो पाता. 1 मिनट में करना भी नहीं है एक्सॉटिक माइंड. किसने बोला 1 मिनट में करना है? 1 मिनट में तो आपको नरेट करना है. मैं तो प्रिपरेशन का टाइम बता रही हूँ, जो आपको 5-6 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मिलता है, उसमें क्या करना है. ठीक है, और 1 मिनट में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट एन इशू इन दैट. इवन 40 सेकेंड्स में कर सकते हैं, इनफ होता है. ठीक है, ओके. तो ये आपका इंडिविजुअल नरेशन है. कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. मेंटेन आई कांटेक्ट विद एवरीवन. दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, बी अ गुड लिसनर. मैं सामने वाले को कैसे दिखाऊंगी मैं सुन रहा हूँ? नॉड योर हेड.
अपना सर हिलाते चलेंगे कि बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। तो सुनते चलना है सबको, और सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है सुनने की, सच में सुनना है। सच में सुनने से क्या होगा कि मैं उनके पॉइंट्स जीडी में रख सकता हूँ कि चेस नंबर 1 ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। इवन चेस नंबर 3 ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो सामने वाले को पता चले कि मैं काफ़ी अटेंटिव लिसनर हूँ, ठीक है। इवन दो यू आर नॉट लिसनिंग, तो एटलीस्ट अपना सर तो तुम हिला ही देना कि बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। लिसनर, एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर होता है हमेशा। अब ग्रुप डिस्कशन पे आते हैं। जैसे ही आपका लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप जो है वो अपना डिस्कशन, वो अपना नरेशन खत्म करता है कि यहाँ से चले और यहाँ तक आ गए, तब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना नरेशन में, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मेरा दिल ना बहुत तेज धक 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 करने लगता है और मुझे लगता है कि वो ऐसे बाहर आने लग जाएगा और मैं बोल नहीं पाता हूँ, या मैं फंबल करता हूँ, या मेरा दिल धड़कने लगता है बहुत तेज। कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। क्या करेंगे कि स्लोली बोलना स्टार्ट करेंगे, पेस स्लो कर देंगे। जब आप पेस स्लो कर देते हैं तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है ना। धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करो। अगर तो मेरा दिल पहले ही धड़क रहा है और ऊपर से मैं जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर दूं, तो फिर तो मैं गई काम से। और नॉर्मली यही होता है कि जब तेज दिल धड़कता है तो हम जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं कि ये जल्दी जल्दी होके खत्म हो जाए बस, और फिर मैं मेरे से हट जाए और आगे वाले पे चला जाए नरेशन, ठीक है। बट वो वही नहीं करना है। यू हैव टू डिक्रीज योर पेस। अब नॉर्मल पेस पे आ जाओ, वही इम्पैक्टफुल वॉइस, तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस को बोलो, एंड फिर आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल लेवल पे आएगी, आप दूसरों की तरफ देखोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक क्लियरली, ठीक है। आई यूज्ड टू हैव दिस प्रॉब्लम कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, अब तो मेरी तो आवाज़ ही अटक गई है मेरी। तो इन एवरी अटेम्प्ट इट वाज द केस, बट विद टाइम जब तुम्हें लगता है कि अच्छा ठीक है मेरा नंबर आ गया, नव आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सामने वाले को एटलीस्ट नहीं पता चलना चाहिए कि हम घबरा रहे हैं, समझ आया। और ये प्रेशर इसलिए नहीं रहता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट है, ये प्रेशर इसलिए रहता है कि बिकॉज यू हैव दैट फियर ऑफ असेसमेंट कि यार मैं स्क्रीन इन होऊंगा कि नहीं होऊंगा, यार मैं सही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम्हें वो परफॉर्मेंस प्रेशर है वहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट, सबके साथ होता है, राइट। तो पेस स्लो रखना। ग्रुप डिस्कशन में कुछ चीजें याद रखनी है। यू Ma'am, एक हैव doubt. Yes, ma'am. I'm like, how to reduce filler words while narrating the story? टेक पॉज, टेक पॉजेस। अगर Like तुम कुछ frequent भूल जा pauses रहे हो, won't affect the narration. नहीं होगा। आप उसको लेने का तरीका होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक। अब मैंने यहाँ पे पॉज लिया, इसकी जगह मैं भी कर सकती थी, बट मैंने उसको ऐसे मुंडी घुमाने में यूज कर लिया और उनको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं सच में ही पॉज ले रही हूँ, ठीक है। सो यू शुड नो हाउ टू टेक पॉजेज इन बिटवीन, Yes, ma'am. समझ आया। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो की जगह आप पॉज ले सकते हैं और वो फिर भी ऐसे लगेगा कि बहुत। मोदी जी को देखा है तुमने, वो भी जो उनकी रिसेंट वीडियो आई थी, इतना Yes, धीरे ma'am. बोला है उन्होंने, इतना धीरे बोला है कि फ्रेंड्स कल आपने देखा, और हम सोच रहे हैं कि वो सोच के बोल रहे होंगे बेचारे, बहुत हिम्मत से बोल रहे होंगे, वो पॉजेस ले रहे हैं ताकि उनको जल्दी जल्दी ना बोलना पड़े। ओके, ग्रुप डिस्कशन। स्पीक अर्ली। यू शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्पीक इन द ग्रुप, है ना। 1 आउट ऑफ द 3 फर्स्ट 3 पीपल में से एक तो होने चाहिए आप जो पहले ग्रुप में बोलना स्टार्ट करता है। और कंसिस्टेंटली बोलना है। ऐसा नहीं कि मैम पहले मैं बोल लिया फिर बाद में मेरे पास पॉइंट खत्म हो गए, या फिर मैं पहले नहीं बोल पाया, मैंने बाद में काफी बोला लास्ट ऑफ द ग्रुप में। नहीं, आपको कंसिस्टेंट बोलना है। कंसिस्टेंट में ऐसे नहीं है कि बैक टू बैक बोलना है, ये भी नहीं करना है कि मैं बोले ही जा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली ही बोले जा रहा हूँ, नहीं, फिर वो तो अच्छा इंसान नहीं हुआ। अच्छा इंसान क्या होता है? जिसका ग्रुप बिहेवियर अच्छा होता है, जो खुद भी बोलता है, दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट भी करता है, दूसरों को भी सुनता है। दैट इज अ गुड टीम प्लेयर। वो अच्छा इंसान है। तो वो कब होगा? जब हम बैक टू बैक नहीं बोले, जब हम कंटिन्यूअस नहीं बोले। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। ग्रुप बिहेवियर में और क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हम एक्टिव लिसनर हैं। बैलेंस पार्टिसिपेशन रखना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आप जितना बोल रहे हैं उतना ही आप सुन भी रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूं मैम, कि मैं बहुत ही बोल देता हूँ, कभी कभी मुझे इतना जोश में आके मैं सब कुछ ऐसे डोमिनेट सा कर जाता हूँ। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक बार बोलेंगे, फिर वी विल लिसन टू 4-5 पीपल। अगर तुम्हें लगता है कि अब मैंने 4-5 लोगों को सुन लिया, अब दोबारा बोलता हूँ, तो जस्ट कीप अ काउंट कि ऐसे समझ आया। या ज्यादा का ग्रुप है, 12 का ग्रुप है, 13 का ग्रुप है, तो 6-7 लोगों के लिए वेट कर लो, हाफ ऑफ द पीपल। एक चीज है कि आप लेंथी पॉइंट्स नहीं देंगे कभी भी,
कि मैं 2 मिनट का पॉइंट ही दिए जा रहा हूँ, मैंने 1 मिनट मैंने खुद का पॉइंट ही दिया है, बहुत लंबा पॉइंट है मेरा। कीप योर पॉइंट्स वेरी क्रिस्प, ठीक है, 1 या 2 लाइन में उसको खत्म करो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगेन, जब हम सुनेंगे नहीं तो कैसे बैलेंस पार्टिसिपेशन। एड वैल्यूएबल एक्शंस। वैल्यूएबल एक्शंस क्या होता है कि मैं जो भी हम कॉमन स्टोरी के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, हमेशा जब हम ग्रुप टास्क करते हैं तो उसका मोटिव ध्यान रखते हैं। मोटिव ये है कि हम कॉमन स्टोरी लिखनी है, ठीक है। अब कॉमन स्टोरी लिखनी है तो मैं एज अ टीम प्लेयर क्या करूँ, मैं अपना योगदान दूंगा, उसमें कंट्रीब्यूशन दूंगा। मैं कैसे दूं कंट्रीब्यूशन, एक्शंस ऐड करूंगा ना, कि जब मेरी ग्रुप की स्टोरी बन रही है तो मेरे ग्रुप की स्टोरी में मेरा क्या योगदान है कि मैं इतने सारे एक्शंस दूं। तो ऐड वैल्यूएबल एक्शंस की अगर स्टोरी जा रही है ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट की तरफ, तो आप ऑर्गेनाइजिंग फेस्ट से रिलेटेड एक्शंस देंगे, ठीक है। बिल्ड ऑन पॉइंट्स, किसी और ने कोई पॉइंट दिया, आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली राइट, वी कैन आल्सो डू दिस। अलॉन्ग विद दिस, कोई बोल रहा है कि हम लोग बैनर्स बना सकते हैं, आप बोल सकते हो कि हाँ, इवन पोस्टर्स भी बना सकते हैं, इवन लाइटिंग्स भी लगा सकते हैं, राइट। इवन इनको भी ये भी कर सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हो। बिल्ड ऑन समवन्स पॉइंट एंड स्टे काम, जैसे कंपोज रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी करेंगे, आई एम नॉट एग्रीइंग विद योर पॉइंट, है ना। अगर कोई गलत भी लग रहा है आपको तो जस्ट से कि यू माइट बी राइट बट आई थिंक, या फिर इन माय ओपिनियन वी शुड डू दिस, राइट। अगर आपकी स्टोरी ग्रुप की स्टोरी से डिफरेंट है, कि सब लोगों ने एक स्टोरी बनाई है जी अलग सी, और आपकी स्टोरी कुछ बहुत ही अलग है ग्रुप से, तो अपनी स्टोरी के साथ नहीं जाना है। आपकी क्या होती है कि जो कॉमन स्टोरी होती है, कॉमन स्टोरी का मतलब क्या होता है, जिस पे ज्यादा लोग एग्री करेंगे वो कॉमन स्टोरी बनेगी, ठीक है। एग्रीमेंट की जरूरत है। अब मैं अलग से अपनी ढपली बजाता रहूं कि नहीं नहीं ये भी तो कर सकते, मेरी वाली क्यों नहीं सुन रहे हो तुम, तुम्हें लगता है कोई एग्री करेगा उस पर? नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी, उनकी सबकी वो डिफरेंट हो सकती है, उससे कोई गलत चीज नहीं है। यू जस्ट हैव अ डिफरेंट परसेप्शन फॉर दैट, ठीक है। बस उसके एक्शंस अच्छे हो, वो पिक्चर से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग स्टोरी बनाई है बट बहुत ही नॉनसेंस स्टोरी है, सेंसिबल स्टोरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रुप स्टोरी में जाके उसका ढपली ऐसे राग नहीं गाना है कि नहीं नहीं मेरी वाली लगाओ, मेरी वाली पे डिस्कस करते हैं, नहीं, मेजोरिटी के साथ जाना है कि स्टार्ट ही वहीं से करना है। एज मेजोरिटी ऑफ अस हैव मेड अ स्टोरी अराउंड सो एंड सो, देन लेट्स मेक अ थीम अराउंड सो एंड सो। रीजनेबल इंसान, हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि रीजनिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी है। इफ आई एम अ लीडर एंड आई वांट पीपल टू एग्री ऑन द स्टोरी, तो मैं क्या करूं, मैं उनके साथ जाऊं ना, फिर जो मेजोरिटी है, मैं जल्दी स्टोरी पे आ पाऊंगा, जल्दी कंक्लूजन पे आ पाऊंगा, और मैं अपनी ईगो को साइड रखूंगा, ना बोलूंगी नहीं नहीं मेरी स्टोरी आनी चाहिए थी यार, मेरी स्टोरी क्यों नहीं आई, ठीक है। अगर आपकी स्टोरी दूसरे लोगों से मैच करती है तो आप अपनी स्टोरी को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट आपकी स्टोरी अलग है, देन गो विद द मेजॉरिटी। यहाँ तक डाउट? मैम few doubts like when you want us to speak early and like जब बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं स्टार्टिंग में, जब जब इनिशिएट करना होता है हमारे को जीडी को, स्टार्टिंग में 2-3 लोग बोलने लग जाते हैं, तो उस टाइम हमें लाइक मैं भी बोल रहा हूँ और आगे से कोई और भी बोल रहा है, तो हमें रुकना चाहिए या फिर आई शुड कंटिन्यू एंड वेट टिल वो रुक जाए आगे वाला? बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में तो सबको बोलना चाहिए, ठीक है। लाइक इनिशिएट करते ही 3-4 लोगों ने स्टार्ट किया, सबने एक ही लाइन हाँ, की तो फिर जेंटलमैन आप थोड़ी सी अपनी वॉइस थोड़ी सी लाउड कर दें, आप वो चीज बोले जहाँ पे लोग एग्री कर सकते हैं, जब आप रीजनेबल पॉइंट देते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। कि सब लोग बोल रहे हैं बट आपने वो चीज उठाई है जिसपे सब लोग एग्री कर सकते हैं कि एज मोस्ट ऑफ अस मेड अ स्टोरी अराउंड, तो फिर लोग सुनेंगे अच्छा अच्छा ये थीम की बात कर रहे हैं। तो एक तो रीजनेबल बोले, दूसरा थोड़ा सा लाउड वॉइस कर दें, और रुकना नहीं है ना। अगर अगर आपने पॉइंट स्टार्ट कर दिया तो आप उस पॉइंट को खत्म करें। ओके मैम। एंड नेक्स्ट डाउट मैम कि लाइक जब हमने स्टोरीज बनाई है, सबने नरेट किया, एंड अगर पूरे ग्रुप की अलग ही हो गई, सबने अलग अलग स्टोरी बना दी है, तब क्या करना चाहिए? लाइक मेरी भी अलग स्टोरी है, जैसे हम लोग टोटल 12 बच्चे हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी है, 1-2 की कॉमन हो रही है लेकिन मैक्सिमम की पूरी अलग अलग थीम पे जा रही है, तो अपनी स्टोरी को पुश ज्यादा करना चाहिए या फिर कर सकते हैं? डायरेक्टली पुश नहीं करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। जो हमने अभी स्टोरी देखी थी, कौन से वाली, वो प्रोफेसर वाली, और वो 2 लोग खड़े थे यहाँ पे, राइट। उसमें जब मैंने तुमसे पूछा है क्या क्या एक्शंस होंगे, क्या क्या थीम्स होंगे, तो सबके अलग थे। कोई एनसीसी था, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था, कोई डिबेट कर रहा था। सो मोस्ट ऑफ यू हैव डिफरेंट स्टोरीज, सबकी स्टोरीज अलग थी, सब अपनी अपनी रीजनिंग लेके आ रहे थे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम रीजनिंग की तरफ जाएंगे, कि अगर मैं उस ग्रुप में होती तो आई वुड जस्ट से कि सर कि फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ अस हैज परसीव्ड दिस पिक्चर एज अ कॉलेज सीन एंड अ डिस्कशन विद द प्रोफेसर,
So we can either go with the cultural fest, or we can go with organizing a seminar or organizing a competition. ठीक है, तो मैंने अब ऑप्शंस ले ली ग्रुप से कि हमने कॉलेज पे बनानी है और प्रोफेसर से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इन सब पे बना सकते हैं। फिर कोई एक इंसान बोलेगा कि हाँ इस पे बना लेते हैं, तो ओके लेट्स गो अहेड विद दिस थीम देन। ठीक है, तो लीडर वो भी होता है जो सबको इंक्लूड करके चलता है। ऐसा नहीं कि इस पे बनाते हैं, नहीं, आई वुड आस्क फॉर ओपिनियंस, बट मैं ऐसा सीधा नहीं बोलूंगी व्हाट डू यू थिंक, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं। आई वुड सजेस्ट कि हम ये सब कर सकते हैं दोस्तों, फिर अपने आप ही कोई बोलेगा कि हाँ चलो इसके साथ जाते हैं फिर। सो गिव योर रीजनिंग फर्स्ट, as most of us have seen it as a college scene, let's make a story around organizing something, और फिर लोग बोलेंगे कि हम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिर जो कॉमन कंसेंसस होगा उससे हम अपने कॉमन स्टोरी पे आ जाएंगे। समझ आया? मूव या स्टार्ट विद द रीजनिंग फर्स्ट। मैम one doubt, sorry to interrupt मैम। मैम एक्चुअली what happens sometimes to me कि मतलब there is a picture and if there are 12 student in the group and 8 to 9 student have perceived the wrong picture, मतलब उन्होंने कुछ out of the box story बना दी and 2 to 3% have perceived it correctly and they made the story according to the picture. So मैम then उसके बाद ग्रुप के टुवर्ड्स जाना या फिर यही मतलब रीजनिंग लगानी है वहाँ पे कि नहीं मतलब आपकी स्टोरी गलत है यहाँ पे ये एंड ऑल। उनको गलत क्यों बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई मोस्ट ऑफ द अस हैज परसीव्ड इट एज सो एंड सो। ठीक है, कि हम परसेप्शन के साथ चलते हैं। उसके बाद रीजनिंग क्या है? परसेप्शन की। देखो जैसे कि तुमने मान लो कि एक एग्जांपल दो ऐसी स्टोरी का जो तुम बता रहे हो, गिव मी अ पिक्चर। मैम लाइक देयर इज अ क्राउड, जैसे कोई एक स्कूल का सीन है लेकिन किसी ने लेक वहां पे था तो लेक किसी ने नोटिस नहीं किया, तो सब लोग ने समवेयर मेड अ स्टोरी रिगार्डिंग माउंटेन टेरेन एंड ऑल लाइक दिस। अगर वहां पे कुछ ज्यादा इजी पिक्चर है तो किसी ने माउंटेन के ऊपर बना दिया, समवन मेड द स्टोरी रिगार्डिंग द लेक सीन, और लेक के बगल में वो लोग अपना नॉर्मल मतलब नेट वगैरह लगा था तो वो अपना वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो समवेयर मेड द स्टोरी रिगार्डिंग द लेक एंड समवेयर मेड द स्टोरी रिगार्डिंग माउंटेन। तो मैम वहां पे परसेप्शन वाला फैक्टर आ जाता है ना मैम कि क्या लेक क्लियरली विजिबल है? नहीं, एक्चुअली जो लेक की जो ऊपर वाली वाटर वाली जो लेयर होती है ना वो थोड़ी सी ब्लड थी उसमें, तो किसी को दिखा नहीं वो। एक तो थोड़ी सी मतलब लाइटिंग भी ज्यादा थी उसमें तो किसी को दिखा नहीं एंड किसी को लगा कि नहीं यहाँ पे स्कूल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। लाइक होते हैं ना स्कूल में भी लेक जो होते हैं कुछ में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो उसमें किसी को दिखा नहीं, वो बिल्डिंग पीछे सबको पहाड़ जैसा कुछ दिखा तो किसी ने कुछ और बना दिया, बाकी ने कुछ और बना दिया। लेक स्कूल में कहाँ होती है? स्कूल में कैसे हो सकती है? पॉन्ड होते हैं स्कूल में। हाँ मतलब वही पॉन्ड। अच्छा, कोई वाटर बॉडी है ना मतलब? यस मैम, यस। हाँ तो लेक नहीं हुआ ना वो। हाँ तो यस मैम, वो तो तुम बैकग्राउंड की बात कर रहे हो। तुमने एक ये चीज भी बोली कि भाई यहाँ पे कोई बिल्डिंग सी दिखी, कोई किसी को पहाड़ दिख गए, यहाँ पे वो नेट लगा के कुछ खेल रहे हैं। ठीक है, यस मैम, ये तो क्लियर है। यस मैम, यस मैम, इतना क्लियर है तो इस पे बनाएंगे ना स्टोरी। अब वो कहीं खिला लो उसको, तो बैकग्राउंड से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा ये एक्शन तो ये है ना कि दे आर प्लेइंग समथिंग। या तो वो स्कूल में खेल सकते हैं या फिर वो अगर बिल्डिंग बहुत क्लियर है तो आप अपनी रीजनिंग देंगे कि जेंटलमैन देयर वाज अ बिल्डिंग very clearly visible in the background, so we can take it as a college also. But अगर clearly visible नहीं है तो हम बोलेंगे कि okay, as most of us have perceived, some of us has perceived mountains and some of us has perceived it as a building, so we can go with either. Let's go with the building one, we can have more actions there. Okay ma'am, okay ma'am. So again reasoning कि आप जो भी पॉइंट पुट कर रहे हैं फॉरवर्ड, उसमें आपको कन्विक्शन दिखना चाहिए कि मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज में। और कन्विक्शन कब दिखता है? जब आपकी रीजनिंग बहुत क्लियर होती है। ठीक है, Okay. Ma'am, there was a picture like it was एक मिनट पिक्चर। अभी we will not discuss pictures, है ना, हम बहुत लेट हो जाएंगे फिर। I have further classes also. हम सिर्फ लास्ट में एक प्रैक्टिस भी करेंगे, बट उसके बाद लास्ट में you can ask for doubts. Sure, ma'am. I have a question and it is not about pictures, ma'am. Again. Ma'am, I have a question and it is not about pictures. Now my question is that, as you said, ki go with the common picture, right? Go with the common idea about the picture. Majority idea, हाँ. Yes, ma'am. Go with the majority idea. Suppose I have write a story which is altogether different from the majority idea. My story is being chucked. My writings are being chucked right there, right? Right, ma'am. And I am speaking. I'm narrating a altogether different story. So there might be a possibility of me getting. ये ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है। नरेशन में तो सेम ही करेंगे आप, जो आपने लिखा है वही आप बोलेंगे। We are talking about the discussion. वहां पे जब हम कॉमन स्टोरी बना रहे हैं, वहां पे we'll have कि क्या बोलते हैं as majority. We should agree with the common.
हाँ, एग्री विद द मेजॉरिटी, तब आपके बेटर Okay. स्टोरी बनने के चांसेस हैं, फिर Okay. लड़ाई झगड़ा कम होगा और आपका ग्रुप बिहेवियर भी दिखेगा। Thank you. अच्छा, कंप्लीटली व्हाट? कंप्लीटली साइलेंट। यू डू नॉट हैव टू बी कंप्लीटली साइलेंट कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन कि मैम मुझे तो चांस ही नहीं दिया किसी ने बोलने का, बोलने ही नहीं दे रहे थे मुझे तो लोग। ये नहीं करना है, आपको कोई इसे परोस के नहीं देगा चांस, है ना। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, कि आपको बोलना पड़ेगा खुद से। आपका मन नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि शिट यार मैं कैसे बोलूंगा, फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू टेक दैट चांस। रिपीटिंग पॉइंट्स, कि बार बार वही सेम पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो मैं अपने जब कॉमन स्टोरी बनाते हैं तो पहले हम इंट्रो डिसाइड करते हैं कि हीरो कौन होगा, फिर नीड, फिर एक्शंस डिसाइड करते हैं, फिर एंडिंग डिसाइड करते हैं। अगर मैं सेम पॉइंट दिए जा रहा हूँ, कि मान लो मैं नीड पे ही पॉइंट दिए जा रहा हूँ, तो ग्रुप मेरा आगे निकल गया है, मैं उसको अभी भी यही लेके बैठा हूँ, तो मैं ग्रुप के साथ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, या मैं ग्रुप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप को आगे बढ़ने देना है। इंटरप्टिंग अदर्स, ये भी नहीं करना है आपको, कि कोई बोल रहा है उसको बीच में उसका पॉइंट कट कर दूं मैं, सुनने तो दो यार, है ना। हो सकता है कि आपने जिसका पॉइंट कट किया उसको जीटीओ भी सुन रहा है और तुमने पॉइंट कट कर दिया, वो बोल रहा है कि अरे यार इसको तो सुन रहा था मैं, राइट। डू नॉट इंटरप्ट अदर्स, इतना ज्यादा किसी को कट नहीं करना है बीच में। और अगर किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया है तो फिर रुकना नहीं है, somebody might be listening to you। Ma'am, I have a question, right? बताओ। Ma'am, completely waiting for someone to give chance, and the last point, interrupting others. Are not these two things going anti-parallel? नहीं, इंटरप्टिंग अदर्स का मतलब होता है कि आप किसी को बीच में कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान ने बोल के खत्म किया और फिर दूसरे इंसान ने बोल के स्टार्ट कर दिया, बट आप यहाँ बीच में बैठे रह गए, आपने कुछ भी नहीं बोला है वहां पे। Okay. जब मैं कुछ बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग समथिंग, यू नो व्हेन एम आई गोइंग टू एंड द सेंटेंस, है ना। आपको एक टोन से पता चलता है कि Yes, अब ma'am. सेंटेंस खत्म होने वाला है। उससे जस्ट पहले कि यहाँ सेंटेंस खत्म होने वाला है, यहाँ मैं बात करना स्टार्ट कर दूं, यहाँ मैं अपना पॉइंट रखना स्टार्ट कर दूं। I got it. वाई? क्योंकि उसका तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसने मेन पॉइंट यहाँ बोल दिया है, नाउ ही इज जस्ट एंडिंग इट। समझ आया? तो यू हैव टू टेक योर चांस। यस राहुल। मैम जैसे कि अगर हम वो कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे नाकाबंदी हो गया, तो मैम वो इंग्लिश में याद नहीं आते, तो वो हाँ, हिंदी में लिख हिंदी में सकते हैं। हाँ, एक दो वर्ड्स हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, Ma'am, should we try to pinch our story? अभी बताया मैंने, अभी बताया। अगर तुम्हारी स्टोरी दोनों से डिफरेंट है, पूरे ग्रुप से डिफरेंट है, गो विद मेजॉरिटी। अगर सिमिलर सी है, पिच योर स्टोरी बट नॉट डायरेक्टली, गो विद द रीजनिंग फर्स्ट, कि पहले मैं रीजनिंग पे काम करूं कि देखो दोस्तों इसमें ये दिख रहा था तो हम ये बना सकते हैं, तो वो आपकी स्टोरी तक लेके जा सकते हैं, बट स्टार्ट विद द रीजनिंग। सीधा सीधा अपनी स्टोरी नहीं कि चलो चलो ऑर्गेनाइजिंग डिबेट बनाते हैं, नहीं। समझ आया? Start Yes, with ma'am. reasoning and then go to your theme if you want to pitch your own story. Ma'am, in starting of GD, 2-3 minutes, people are continuously speaking. There is no gap. So when we should enter, like most people say, you Starting will में find a small gap. But पहले तो ma'am, स्टार्टिंग में करना ही है, जब वो पूरी चिलम चिल्ली मचली होती है वहां पे भी आप अपना प्रेजेंस बनाते हैं। स्टार्टिंग में एंटर करें, लाउड रहे थोड़ा सा, ताकि ग्रुप को भी पता चले कि ओके ही इज द वन हु स्पीक्स वेल, या फिर उसकी वॉइस अच्छी है, ताकि ग्रुप को भी एक माहौल का पता चले कि आप अच्छे से जीडी कर सकते हैं। तो ये जो है ना कि वन ऑफ द फर्स्ट थ्री पीपल जो एंटर होते हैं ग्रुप में, उसमें तो आपको होना ही है, पहले 3 लोगों में, पहले 3 या 4 लोगों में। उसके बाद फिर आप अपना अपना देख के चलते रहें कि 5 लोगों के बाद, 6 लोगों के बाद, एंड देन यू कीप अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑन दैट। ठीक है, समझ आया? डन? ओके। अब